वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। आज है 22 मार्च। आज का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस और एडिटोरियल डिस्कशन जो है वो बहुत शानदार रहने वाला है। बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलेगा। एडिटोरियल के साथ साथ में हम लोग बेसिकली कवर करेंगे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन भी, और उसी के साथ में न्यूज एनालिसिस भी मैं आप लोगों को बहुत ही डिटेल में कवर कराने वाला हूं, जिससे डायरेक्ट आप लोगों के लिए प्रीलिम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को दूंगा, और मेंस के लिए भी आप लोगों के लिए जो क्वेश्चन होंगे वो भी मैं आप लोगों को पोस्ट करूंगा टेलीग्राम के ऊपर। रेगुलर 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, उनको आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। और बाकी जहां जहां पर जो जो भी रिक्वायरमेंट होगी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन की, वो हम लोग कवर करते हुए चलेंगे, जो कि हर एक एग्जाम में आप लोगों को फायदा पहुंचाती है। तो अच्छे से सुनिएगा पूरा लेक्चर कंप्लीटली, पर स्टार्ट करेंगे एक इंपॉर्टेंट कोटेशन के साथ में। बड़ी शानदार बात बोली गया, बोला गया अगर संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। जिंदगी में जब जब आप लोगों के सामने कोई संघर्ष आता है ना, आप लोगों ने उस टाइम पर फील किया होगा कि जैसे उस संघर्ष से आप लोग निकलते हैं, आप लोग ज्यादा कॉन्फिडेंस में होते हैं, आप लोग अपने आप पर ज्यादा ट्रस्ट कर रहे होते हैं, आप लोग और ज्यादा प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे होते हैं उस संघर्ष से बाहर निकलने के बाद में। पर लेकिन इसका अपोजिट भी बड़ा खतरनाक है। अगर उस संघर्ष से आप लोग बाहर नहीं निकल पाए तो आप लोग सबसे ज्यादा डिप्रेस होंगे, सबसे ज्यादा इरिटेट होंगे, और फ्यूचर के बारे में कुछ सोच भी नहीं रहे होंगे, और सोच रहे होंगे कि यार ये सारी समस्या हमारे साथ में क्यों आती है। तो इसलिए हमेशा संघर्ष को एक तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरीके से लेके चलो कि हाँ यार ये दिक्कत हो गई जिंदगी में, तो इसका सॉल्यूशन क्या निकाला जा सकता है। इस तरीके से जिस दिन आप लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया, उस दिन वो संघर्ष जो है वो आप लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा। और आप लोगों को जिस जोन में आप लोग हैं, देखिए कई बार आप लोग क्या लगता है, सुबह उठ नहीं पा रहे हैं, ठीक है, एक्सरसाइज कर नहीं पा रहे हैं, डेली पढ़ने की सोचते हैं, पढ़ नहीं पा रहे हैं। ये हर एक इंसान के साथ में होता है। तो उनमें से एक तो इंसान ऐसा है जो कि उसको लेकर बोलता है कि यार मेरे से हो गई नहीं, उसको एक्सेप्ट करके बैठ गया और बोला कि यार ये ना तो आज तक मेरे से हुआ है और ना ही आगे मेरे से होने वाला है, हार मान ली, मैदान छोड़ के भाग गया और सब कुछ साइड में रख दिया। दूसरे तरीके का इंसान आप लोग समझते हैं, वो क्या बोलेगा, वो बोलेगा यार एक बार ट्राई करके देखते हैं, ठीक है, हो सकता है कि हो जाए, ठीक है, तो कम से कम एक साहस लेके आता है कि चलो अब तक नहीं हुआ तो एक बार और ट्राई करके देखते हैं। अगर दूसरे वाली कैटेगरी में आते हैं ना आप लोग, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पहुंचोगे जिंदगी में। पर लेकिन पहले वाले में आते हैं तो जहां है वहीं रहोगे, आज तक भी वहीं हो और आगे भी वहीं रहोगे। तो अब आप लोगों को डिसाइड करना है कि आप लोगों को चीजों को कैसे लेकर चलना है। तो ये बात जो है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है हमेशा, तो जिंदगी में हमेशा अपने आप को एक प्रोग्रेस के पाथ पर आप लोगों को रखना है, ठीक है। मैं बेस्ट क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर मैंने आप लोग कुछ दिनों पहले अस्थामुडी लेक के बारे में पढ़ाया था, ठीक है, तो आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में क्वेश्चन बताना है। बात की जा रही है कि ये जो लेक है ये अरेबियन सी के साथ में बॉर्डर टच करती है, यानी कि अपनी कंट्री का जैसे मैप आप लोग देखोगे तो अरेबियन सी में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। दूसरा बोला गया बे ऑफ बंगाल के साथ में बॉर्डर टच करती है। तीसरा बोला गया शेयर बॉर्डर विद अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, यानी कि यहाँ पर कहीं देखने को मिलेगी दोनों साथ के बॉर्डर टच कर रही है, या फिर किसी के साथ में बॉर्डर टच नहीं कर रही है। तो आप लोगों को सही आंसर बताना है, ए बी सी या फिर डी में सही आंसर क्या होगा। अटेम्प्ट कीजिए, और शायद कल जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछे थे उनके आंसर भी शायद मैंने आप लोगों को नहीं बताए थे, ठीक है, तो इनके भी आंसर मैं आप लोगों को बताऊंगा, इनको भी आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो काफी उम्दा तरीके से सारी बातें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो पहले एक बार मैं आप लोगों को एडिटोरियल बता देता हूं, कौन कौन से एडिटोरियल हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद में फिर मैं आप लोगों को जैसे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन है वो भी हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पोर्शन जो होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन आप लोगों का बन गया है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो भी सारा कवर करके ढंग से चलेंगे। जैसे श्रीलंका में इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे हैं तो उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और हाँ, अब तो आप लोग ये शायद न्यूज़पेपर में भी आने लगा है ना, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसके ऊपर आप लोग जरूर फोकस दिया करो। बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो एक एक करके मैं सारी कवर करूंगा, कुछ भी आप लोगों का नहीं छूटने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के बारे में यहाँ पर बात करें तो श्रीलंका के बारे में बात की जा रही है। अब इंडिया का क्या रोल रहा है यहाँ पर, इंडिया किस तरीके से हेल्प कर रहा है श्रीलंका की क्राइसिस में। इतनी बुरी कंडीशन है कि बच्चों का पीने वाला दूध तक नहीं मिल पा रहा है। तो यहां से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या हालत है आज के में श्रीलंका के अंदर में। तो जानेंगे पूरी सिचुएशन आखिर कहां से बनी है कंडीशन, ऐसा कैसे पहुंच गई श्रीलंका की हालत, सारी डिटेल में बात करूंगा। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो है वो लड़खड़ा रहे हैं, क्यों? क्योंकि आर्मी ने अपनी बैसाखी छीन ली है उनसे। और ये बैसाखी जो छीनी गई है आखिर क्यों छीनी गई है और क्या माहौल बन गया है, ज्यादा तो नहीं फोकस करूंगा, पर हाँ फिर भी पता होना चाहिए कि हमारी पीठ पीछे चल क्या रहा है, जिससे कि आप लोग चीजों को अंडरस्टैंड कर सकें। ये आर्टिकल है रिजर्वेशन के बारे में, और आज एक आर्टिकल रिजर्वेशन के बारे में आप लोग को एडिटोरियल के ऊपर भी देखने को मिलेगा, वो है यहाँ पर। इन दोनों आर्टिकल को कंबाइन कर मैं डिस्कस करूंगा, जिससे कि रिजर्वेशन के बारे में सारे पॉइंट्स जो हैं वो आप लोग के माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इस तरीके से हम लोग देखेंगे। और यहाँ पर होगा आज का क्विज, जो कि मैं आप लोगों को डेली बोलता हूं। अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्विज रहा करेगा वो मैं आप लोगों को दिया करूंगा, उसको आप लोग अटेम्प्ट करना। और कल का जो क्विज होगा उसके आंसर भी यहाँ पर है। तो ये डिटेल में हम लोग लेकर चला करेंगे डेली, ताकि जो एग्जाम के लिए अगर इंपॉर्टेंट है तो मैं उसको डेली कवर कर लिया करूं और आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन ना हो।
तो ये सारे आर्टिकल मैं आराम से काफी डिटेल में डिस्कस करने वाला हूं। अब एडिटोरियल के ऊपर अगर आप लोग चलोगे तो यहां पर आप लोग कई सारे आर्टिकल यहां पर भी देखने को मिलेंगे। जैसे ये तो यूक्रेन के मुद्दे के बारे में कंप्लीटली इग्नोर कर सकते हो, जब तक वॉर चलती रहेगी तब तक इस तरीके से आर्टिकल आते रहेंगे, अलग अलग तरीके के अपने अपने राय लिख रहे हैं। एक बार अगर आप लोगों ने पूरा एक डिटेल में डिस्कशन समझ लिया तो फिर आप लोग इनको इग्नोर कर सकते हो। एक बार नोट्स बना लो उसके ऊपर, फिर रेगुलरली आप लोगों को यार डे बाय डे 4-5 आर्टिकल आ रहे हैं, कोई मतलब नहीं बनता है, उन्हीं के ऊपर फोकस करने का। अभी कहां कहां पर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं तो वो सारी बातें यहां पर बताई जा रही है, ठीक है, तो आप लोग इसको भी इग्नोर कर सकते हो। अभी हमारी कंट्री में जो इलेक्शन हुए राज्यों के अंदर, तो उसके बारे में बातें की जा रही है, ठीक है, तो ये आर्टिकल भी आप लोग इग्नोर कर सकते हो। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में यहाँ पर न्यूज एनालिसिस के अंदर भी कुछ पोर्शन है, तो वहां पर मैं इसको कवर करूंगा और एक तरीके से आप लोगों को कई सारी बातें और भी बताऊंगा, ठीक है। ये बेसिकली गेम के बारे में यहाँ पर बता रहा है। ये साइड वाला लक्ष्य सेन जो है, आप लोग ये बताइए, लक्ष्य सेन जिनका नाम आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि वो किस पर्टिकुलर गेम से रिलेटेड है, उनके बारे में आप लोग को यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी उनकी जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर यहाँ पर ये आर्टिकल लिखा गया है, पर्टिकुलर पर्सन की परफॉर्मेंस पे आर्टिकल लिखा जा रहा है, तो इंडिविजुअल को आप लोग इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। पर हाँ, फिर भी अगर बात करें तो अभी इनकी जो रैंकिंग है वो अच्छी खासी देखने को मिली, तो उसके चलते यहाँ पर चीजें निकल कर आ रही है। पर एटलीस्ट इतना पता होना चाहिए आप लोग ये पर्टिकुलर पर्सन जो है वो किस गेम से रिलेटेड है। एग्जाम में स्टेट पीसीएस के अंदर कई बार आप लोग के मैच करने के लिए आ जाते हैं, यूपीएससी तो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, और स्टेट पीसीएस के अंदर आप लोगों से आ जाते हैं, ठीक है। ये इसके बारे में बात की जा रही है। ये आर्टिकल जो है ये अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में है। ये आर्टिकल भी और पास्ट में भी मैंने आप लोगों से कुछ डिस्कस किया था अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, उनको कंबाइन कर डिस्कस करूंगा, जिससे आप लोग अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन को अच्छे से देश के अंदर में समझ पाएंगे और चीजें अच्छे से आप लोग जान पाएंगे, ठीक है। ये साइड वाला जो आर्टिकल आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बेसिकली बात की जा रही है तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर की जो लोकल एरिया की जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है, तो आप लोग इसको इग्नोर कर सकते हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ये काफी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर डेटा पॉइंट, इसको मैं आप लोगों को बताता हूँ और डेटा पॉइंट को मैं शेयर भी कर दूंगा टेलीग्राम के ऊपर, ताकि उसको आप लोग अच्छे से एंजॉय करो, ठीक है। तो टेलीग्राम पर मैं रेगुलरली आप लोगों को सारी चीज शेयर कर देता हूं। एक और छोटी सी बात यहाँ पर जो मुझे आप लोगों को बतानी है, कई सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर फरवरी महीने की हिंदू और जो न्यूज़पेपर है और जो नैनो मैगजीन वाली जो शाम को वीडियो आती है उसका कंपाइलेशन नहीं दिया गया है, तो ये मैंने कंपाइलेशन आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, मेरे माइंड से निकल गया, आई थिंक मैंने साथ दिया नहीं दिया, पर फिर से मैंने डाल दिया इसको, तो इसको जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो भी टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराता हूं, कोई टेंशन नहीं है। इसी के साथ में यहाँ पर एक जो नैनो मैगजीन जो है वो मर्ज की गई एक स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, तो वो मैं आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों को पढ़ना चाहिए तो अलग से एक पूरी मैगजीन की फॉर्म में है यहाँ पर ये, तो इसको भी आप लोग जाकर डाउनलोड कर लेना। पूरा एक जैसे मैगजीन आती है पूरी कंप्लीट मैगजीन, उस तरीके से यहाँ पर बनाई गई, बड़ी प्यारी कंपाइल कर रखी है बच्चे ने, तो अच्छा लगा मुझे, तो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर यहाँ पर कर दिए। और बाकी जो इंपॉर्टेंट डे थे वो मैंने यहाँ पर डाली दिए थे। एसएलवी पीडीएफ पर मैं रेगुलरली आप लोगों को चीजें पोस्ट करता हूँ, जैसा मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था कि नोट्स वगैरह आप लोगों को मिलते रहेंगे, तो ये आप लोग देखिएगा। यहाँ पर कल भी मैंने कई सारी चीजें यहाँ पर शेयर की थी जिससे आप लोग एग्जाम के लिए तैयार कर सकते हैं। एक आर्टिकल डेली में यहाँ पर पोस्ट करता हूँ, उसको आप लोग जरूर पढ़ा करो, इससे आप लोगों का जो सीसेट वाला पोर्शन है ना वो अच्छे से कवर हो जाएगा, तो इसको आप लोग बिल्कुल इग्नोर मत किया कीजिए। तो ये यहाँ पर सारी चीजें आप लोगों को मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, इनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं ये टेलीग्राम के ऊपर। और कल भी मैंने डेटा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर शेयर किया था, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये डेटा पॉइंट हो गया, ये आप लोग रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट था, जो मैंने डिजिटल फॉर्मेट के बारे में आप लोगों से बात की थी। तो ये सारी चीजें आप लोगों के पास में होनी चाहिए, मतलब इसको ज्वाइन कर लीजिए, जब मन करे एक बार को स्क्रॉल कर लिया और देख लिया क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, उनको फिर एंजॉय कर लिया, तो इस तरीके से आप लोग इसको लेकर चल सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं। और आंसर राइटिंग ग्रुप में आप लोगों को डेली क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, यहाँ पर आप लोग अच्छे से आंसर लिखा करो। 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, जो फिलहाल प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं वो देख लेना अपने हिसाब से, अगर अच्छा प्रीलिम्स तैयार आप लोग का है तो एक आधा आंसर लिख लेना, वरना आप लोग रहने देना। पर जो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं वो कंटिन्यूअसली इसको जरूर करना, इसको मैं कंटिन्यूअस रखूंगा, टेंशन मत लेना, इसको बंद नहीं करूंगा। एक बच्चा कह रहा है सर बंद मत कर देना इसको, हम अभी की नहीं नेक्स्ट ईयर की तैयारी कर रहे हैं, तो टेंशन मत लेना यार, बंद कुछ नहीं होगा, ऐसी चीजें चलती रहेंगी, ठीक है। अभी यहाँ पर सबसे पहले जो मैं आप लोगों के सामने बात करूंगा वो है बेसिकली हमारी कंट्री जो है कहां कहां से हथियार खरीद के लेकर आती है, इसके बारे में। तो डायरेक्ट प्रीलिम्स में आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन जाएगा। डेटा पॉइंट है हिंदू का, जो कि अक्सर क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इससे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर ये बता दूं ऑल ओवर वर्ल्ड से कहां से हम लोग क्या क्या खरीदते हैं, एक तरीके से इसका अंदाजा आप लोगों को लग जाएगा, जिससे कहां पर दुनिया में सबसे ज्यादा चीजें बेची जाती हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा आम खरीदने वाले कौन है, हथियार, और सबसे ज्यादा हथियार बेचने वाले देश कौन है, सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए। देखिए जहां भी लड़ाई होगी वहां यूएस से अपनी टांग अड़ाता हुआ आप हमेशा नजर आएगा, क्यों? क्योंकि फायदा हो रहा है भाई का। यूएस से क्या कहता है, भाई साहब तुम लड़ो, यूक्रेन को कह रहा है लड़ना है यार, तू लड़ नहीं रहा है, इतने दिनों से हम लोग तुझे उकसा रहे हैं। यूक्रेन ने कहा ठीक है लड़ लेते हैं, यूक्रेन था बेवकूफ तो कूद गया वॉर में।
जैसे ही वो वॉर में कूदा सारे पीछे हट गए। क्यों? क्योंकि अब आया इनका मार्केटिंग करने का टाइम। चलो अब हथियार खेलते हैं, यानी कि मतलब हथियार बेचते हैं, तो दबाकर यूक्रेन को हथियार बेचे जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। सेम कंडीशन इंडिया और पाकिस्तान को उकसाने की जाती है कई बार इनके द्वारा। चलो इंडिया और पाकिस्तान को उकसाते हैं, ठीक है, जब ये उकसाए जाएंगे तो फिर यहाँ पर हथियार खरीदेंगे, वो वाली कंडीशन देखने को मिलेगी। तो ये जो भी इस तरीके से उकसाने वाला दोस्त होता है ना, चाहे वो कंट्री हो चाहे वो दोस्त हो, इनसे 100 गज की दूरी बना के रख लेना। ये इंसान वो है जो चाहते हैं कि सामने वाला लड़े और उनका फायदा हुए, मतलब दूसरे की कमजोरी पर अपनी रोटी सेकने वाले इंसान जो है सबसे गद्दार लोग कहलाते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पर रसिया, यहां पर ये दुनिया में सबसे दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। पहले नंबर पर यूएसए, दूसरे नंबर पर रसिया है जो सबसे ज्यादा हथियार बेचता है। तीसरे नंबर पर है यहां पर फ्रांस, चौथे नंबर पर है जर्मनी। कम से कम 4 ये फिर 5 कंट्री आप लोग याद रखना। वैसे चाइना पसंद नहीं है तो छोड़ देना, ठीक है, 5वें नंबर पर वैसे भी याद रख लोगे अब तो। मतलब 5 कंट्री ऐसी दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार बेचती हैं। ठीक है, जब भी कहीं लड़ाई होगी इनका कोई ना कोई हाथ वहां पर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इनके हथियार बेचने में इनको मजा आएगा और पैसा कमाया जाएगा। तो पैसे के नाम पर दरिद्रगी दिखाते हुए लोग नजर आते हैं। सबसे ज्यादा हथियार खरीदते कौन है? सऊदी अरेबिया पहले सबसे ज्यादा इंडिया खरीदता था। क्यों? क्योंकि पड़ोस में 2 गिद्ध बैठे हुए हैं जो कि बार बार उल्टी सीधी हरकतें करते हैं। एक साइड में चाइना और दूसरी साइड में पाकिस्तान। उनको अपने देश में ज्यादा फोकस नहीं है, उनको बाउंड्री पर ज्यादा फोकस है। उन्हें कहते हैं, आप लोगों ने गांव में सुना होगा कि अपने खेत में चाहे कुछ भी ना होगे, पर हाँ जो मेड़ होती है बीच में, जो डोल होती है, उन्हें कहते हैं बीच में जो पार्टीशन वाला पोर्शन होता है उस पर जरूर सफाई करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर सफाई करनी है उस पर्टिकुलर रीजन में, क्योंकि वहां पर दिखाना है कि हाँ ये हमारा एरिया है, उसमें से कट कर उसको अपने एरिया में मिला लेना है। तो एक गांव में नॉर्मली आप लोगों ने देखा होगा, हमारी साइड में इसको डोल बोलते हैं नॉर्मली, कि डोल पे जरूर सफाई करेगा, चाहे खेतों में करे ना करे इंसान। तो ये वाली चीजें, तो खेतों में कितने बड़े घास क्यों ना हो, तो वही कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान की देखने को मिलेगी। तो इसके चलते हम लोग को हथियार खरीदना बनता है। अभी सऊदी अरेबिया को इतने हथियार खरीदा क्योंकि ये यमन की वॉर में कूदा, और यमन की वॉर में ये लंबे समय तक वहां पर टिका रहा, तो इसको हथियारों की जरूरत पड़ी, तो इसने दबाकर हथियार खरीदे, क्योंकि वहां पर कंडीशन इसकी खस्ता हालत होती हुई नजर आई। क्योंकि यमन पर कोई ज्यादा इंपैक्ट पड़ा नहीं, और वो क्यों? क्योंकि उसको भी बैकएंड से सपोर्ट मिल रही थी। कोई भी ईरान सपोर्ट कर रहा है तो कभी कोई और कंट्री सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर भी चीजें चल रही थी। कोई ना कोई सपोर्ट करने वाला मिल जाता है, जैसे यूक्रेन को मिल गया, अभी खुद ही देख लो आप लोग। तो यहाँ पर टिके हुए पिछले 1 महीना होने वाला है, पूरा वॉर में चल रहे हैं, तो यहाँ पर इतनी औकात थी नहीं रसिया के सामने टिकने की उसके पर, लेकिन टिक गए। क्यों? क्योंकि पीछे से हथियार बेचे जा रहे हैं दबाकर। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। इजिप्ट जो है वो खरीद रहे हैं यहाँ पर 5.8, इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया 4.9 और चाइना 4.3। चाइना 5वें नंबर पर है बेचने में भी और खरीदने में भी। ये भाई साहब ये बोलते हैं जितना बेचूंगा उतना ही खरीदूंगा, मुझे एक तरीके से दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना है। तो चाइना आज के दिन में काफी अच्छे लेवल पर अपना काम निपटा पा रहा है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो सिप्री के द्वारा यहाँ पर ये रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है। सिप्री मतलब स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, उसके द्वारा यहाँ पर ये चीजें बताई जाती हैं, तो याद रखेगा। अभी आज के इस डेटा पॉइंट में क्या बताया गया, यहाँ पर ये बताया गया कि जो रसिया है ना, उस इंडिया जो है आर्म इंपोर्ट जितना करता था पिछले 5 सालों में कुछ घट गया वहां पर। ठीक है, ऐसा नहीं कि इतना ही हम लोग मतलब खरीद रहे हैं, अभी थोड़ा सा घट गया, पर लेकिन फिर भी 46% हमारे देश की जो रिक्वायरमेंट है, चाहे नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे एयरफोर्स हो, वो आज भी हम लोग रसिया से ही फुलफिल करते हैं अपनी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पर। अगर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग में लगाए तो 46% अकेले हम लोग रसिया से, यानी कि सबसे ज्यादा आज भी हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं। इंडिया, चाइना, इजिप्ट, इराक, बेलारूस, कजाकिस्तान, सीरिया, अल्जीरिया, वियतनाम, ये वो देश हैं जो दबाकर रसिया से हथियार खरीदते हैं। पर लेकिन अभी 2 कंट्री ऐसे हैं जिसमें इंडिया और वियतनाम है, जिन्होंने रसिया के ऊपर अपनी डिपेंडेंसी जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है। अगर 2012 और 16 के कंपेयर करें आप लोग, इनके 4 साल पहले का कंपेयर करेंगे, तो इन्होंने अभी थोड़ी सी रिड्यूस कर दी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा। बाकी कुछ और बातें अगर आप लोगों को दिखाऊं यहाँ पर, ये जो चार्ट है यहाँ पर, ये 5 ईयर की चीजें आप लोगों को बता रहा है। 5 ईयर की मतलब चीजें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है। 1952 से लेके 56 तक हम लोग कितने हथियार खरीद रहे थे, 1987 से लेके 1991 तक का, और 2017 से लेके और 21 तक का क्या हमारी हालत है, तो ये बताया जा रहा है। तो टोटल इंपोर्ट जो है वो अभी कम हुआ है अगर बात की जाए ये सिप्री के हिसाब से, माने अगर ट्रेंड को आप लोग देखें। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर समझाने की कोशिश की जा रही है एज कंपेयर टू अगर अर्लियर वैल्यू के, यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह कि जो ट्रेंड इंडिकेटर जो वैल्यू है यहाँ पर वो डिक्रीज हुआ है। अगर हम लोग देखें अभी फिलहाल, आप लोगों ने देखा कई सारी चीजें तो हम लोग खुद बेच रहे हैं आज के डेट में, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो अपने देश का तो एक पॉजिटिव साइन देखने को मिल रहा है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत हम लोग काम कर रहे हैं, पर ड्रॉप हुआ है इंपोर्ट में। अभी कोविड-19 के चलते भी आप लोग बोल सकते हैं ऐसी चीजें 2 साल से तो हथियार की बात ही मत करो, लोगों को खाने के लाले पड़े हुए हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो जो चार्ट है इंडिया का आर्म इंपोर्ट लास्ट 5 ईयर में आप लोग को यहाँ पर दिखा रहा है, और टोटल इंपोर्ट जो है वो गिरा है, ये यहाँ पर बताया गया। यहाँ पर क्या बताया गया
डिपेंडेंसी के बारे में बताया गया, डिपेंडेंसी रेशो क्या क्या डिपेंडेंसी है। तो चार्ट यहां पर ये दिखा रहा है आज की डेट में अगर बात करें, जो यहां पर शेयर ऑफ द रशियन आर्म इन द टोटल इंपोर्ट, ठीक है। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा किस किस कंट्री में कितना कितना इंपोर्ट कर रहा है। तो हमारी कंट्री में अच्छा खासा इंपोर्ट आता है यहाँ पर रशिया से, टोटल आर्म इंपोर्ट जो है वो रशिया से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हमारी कंट्री में काफी लार्ज स्केल पर देखने को मिलता है। अल्जीरिया के बारे में बात की जा रही है, चाइना के बारे में, सीरिया, बेलारूस तो इसी के ऊपर टिका हुआ है, तो ये बताया गया, ठीक है। तो ये डेटा पॉइंट है। बाकी प्रेफरेंस सोर्स कौन सा है यहाँ पर जहां जहां से हम लोग हथियार खरीदते हैं, तो जैसे कि आप लोग बात करें इंडिया के बारे में, तो हम लोग रशिया से खरीद रहे हैं, ठीक है, यूएसए से खरीद रहे हैं, इजराइल से खरीद रहे हैं, फ्रांस से खरीद रहे हैं। अभी फ्रांस से जो है काफी ज्यादा बढ़ गया, राफेल वगैरह हम लोग चीजें खरीद कर लेकर आए, डिफेंस की कैटेगरी में काउंट होता है। तो रशिया से सबसे ज्यादा खरीद रहे हैं, जो कि कम हुआ है पिछले कुछ टाइम में, ठीक है। 2010-14 की एयरफेयर में बहुत ज्यादा था, अभी यहाँ पर रशिया से घटकर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आ गए। अभी फ्रांस यहाँ पर देखिए, फ्रांस अभी यहाँ पर काफी ऊपर बढ़ा है अभी रिसेंट की अगर आप लोग बात करते हैं, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर इजराइल जो है उसकी भी संख्या बढ़ रही है अगर कुछ टाइम से आप लोग बातें करें, और यूएसए भी काफी ऊपर आया और ये ऊपर नीचे चलता रहता है। तो टॉप 5 अगर आप लोगों से पूछ ले किस किस से हम लोग हथियार खरीदते हैं, तो रशिया, फ्रांस, यूएसए, इजराइल और यूके, तो इनके कंट्री के नाम आप लोगों को याद रखने हैं। और अगर कल को इनके डिफेंस रिलेशन के बारे में भी आप लोगों से कोई पूछ ले तो भी आप लोग याद रख लेना, अच्छा इनके साथ हमारे ये डिफेंस रिलेशन भी है। चेंज इन डिपेंडेंसी अगर बात करें तो अभी वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। चेंज डिपेंडेंसी रशिया की पहले जो थी वो अभी यहां पर हमारी कम हो रही है, जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया। क्यों? क्योंकि अभी इजराइल भी हो गया हमारे लिए, ठीक है, फ्रांस भी हो गया, यूके भी हो गया, तो अलग अलग देश से हम लोग हथियार खरीद रहे हैं, तो ऐसा भी आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। तो टोटल आर्म्स शेयर फ्रॉम द रशिया, तो ये दिखाया गया यहां पर। हालांकि आज की डेट में भी दुनिया भर का खरीदते हैं हम लोग यहां पर। और चेंज इन द कंट्री डिपेंडेंसी, ये यहां पर दिखाई गई किस किस कंट्री में क्या क्या डिपेंडेंसी चेंज हो रही है, तो ये यहां पर दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो यानी कि पूरा चार्ट मैंने आप लोगों को बता दिया डिफेंस के बारे में। और जैसा यूक्रेन और यहां पर अभी मुद्दा चल रहा है रशिया का, तो एग्जाम में क्वेश्चन मुद्दा लाजमी है, तो ये मत बोलना क्वेश्चन कहां से आ गया, तो भाई साहब यहां से आ गया। थोड़ा सा भी अगर ध्यान से सुनोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटने दूंगा, ठीक है। करंट अफेयर के लिए आप लोग बोल सकते हैं मैं हूं ना, ठीक है। देखो ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि इस तरीके से चीजें आप लोग की कवर कराई जाती है कि एग्जाम में आप लोग बिल्कुल कंफर्टेबल फील करो। पर लेकिन रेगुलर अगर आप लोग चीजें सुन रहे हो तभी की बात कर रहा हूं, आने की एक दिन गैप कर दिया और फिर चल रही है, तो वो वाली चीजें नहीं। तो ये पूरा अच्छे से आप लोग यहाँ पर कवर करना है, ठीक है। तो ये पूरी बेसिक चीजें हो गई। आइए अब चलते हैं नेक्स्ट चीज की ओर। एक और छोटा सा मैं आप लोगों को यहाँ पर बेसिकली बता दूं जो प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से एग्जाम में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा कवर कर लूं। कुछ पॉइंट्स हैं जो कि मुझे लगता है कि पहले आप लोगों को बताना चाहिए। जैसे बहुत ज्यादा न्यूज में रहे अभी बिपिन रावत साहब, अभी रिसेंटली उनकी जान गई, तो उसके चलते उनको पद्म विभूषण दिया गया। तो इस तरीके से पद्म अवार्ड जो है वो बहुत ज्यादा न्यूज में रहे। अभी यहाँ पर जो वेस्ट बंगाल के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनके द्वारा अभी एक पद्म अवार्ड लेने से मना कर दी, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा न्यूज में थे। तो पद्म अवार्ड के बारे में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है, तो इसलिए इनके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। जैसे कि हमारी कंट्री में पद्म अवार्ड जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये सिविलियन कैटेगरी में आते हैं। सिविलियन मतलब एक सिविल जनता को नॉर्मली अगर बात करें, जैसे कि भारत रत्न होता है, पद्म विभूषण होता है, पद्म भूषण होता है, पद्मश्री होता है, उस तरीके से आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये अवार्ड जो है जिनको आप लोग पद्म अवार्ड के नाम से जानते हैं, ये 3 कैटेगरी में डिवाइड किए गए हैं। पहले इनको क्या बोला जाता था, जब इनको स्टार्ट किया गया 1954 में, इनको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। पहला, ठीक है, पहला हो गया, ठीक है, इसके साथ में फिर दूसरा हो गया, फिर तीसरा हो गया। तो पहला वर्ग, दूसरा वर्ग, तीसरा वर्ग, तो इस तरीके से इनको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया था। फिर लगा यार नाम सुनने में मजा नहीं आ रहा है कि नहीं इनका नाम चेंज करो, अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है। तो बच्चों के नाम कुछ रख दिए, फिर बोले कि नहीं ये नाम सुनने में मजा नहीं आ रहा, ये तो घर का रख लेते हैं, चलो स्कूल का कुछ और रखते हैं। तो फिर स्कूल का आ गया पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। ये 1955 में 1 साल बाद ही समझ में आ गया कि ये अवार्ड हमको पसंद नहीं आ रहा है, तो हमने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर किस किस कैटेगरी में अवार्ड दिए जाते हैं, आप लोगों को क्या ये अवार्ड मिल सकते हैं अगर इन फील्ड में आप लोग काम कर रहे हैं। तो अगर आप लोग पब्लिक सर्विस में कहीं पर आप लोग काम कर रहे हैं, कोई आर्ट के फील्ड में काम कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, पब्लिक अफेयर, साइंस एंड इंजीनियरिंग का आप लोग इंजीनियर भी हैं तो मिल जाएगा, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन के फील्ड में काम कर रहे हैं, डॉक्टर वगैरह, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर लिटरेचर, एजुकेशन के फील्ड में काम कर रहे हैं, स्पोर्ट या फिर सिविल सर्विसेज, यानी कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनमें आप लोगों को ये अवार्ड दिया जा सकता है। पर आप लोगों को कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल दिखाना पड़ेगा, डिफरेंट डिस्टिंग्विश सर्विस दिखानी पड़ेगी। पद्म विभूषण की कैटेगरी में जब बात करते हैं, पद्म भूषण में आप लोग जाओगे तो सर्विस हायर ऑर्डर की होनी चाहिए, कुछ अच्छे लेवल का काम किया होगा, और पद्मश्री में भी एक डिस्टिंग्विश सर्विस आप लोग प्रोवाइड करें, तो ये आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आप लोगों के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर, ये जो अवार्ड दिए जाते हैं
तो यहाँ पर कंफर्म किए जाते हैं। तो कौन इसको बेसिकली पद्म अवार्ड को कौन यहाँ पर बेसिकली चूज करता है, तो यहाँ पर याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर जो है मोदी वो यहाँ पर बेसिकली एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, यानी कि हमारी कंट्री के प्रधानमंत्री जो है वो एक कमेटी बनाते हैं। उस कमेटी में कौन कौन होता है, उस कमेटी में भाई साहब एक यहाँ पर हमारी कंट्री के जो कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो हेड करते हुए नजर आएंगे। ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि पास्ट में 2-3 जगह पूछा जा चुका है, आगे भी पूछ ले तो ये मत बोलना क्यों पूछ लिया, क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है अवार्ड, ठीक है। तो कैबिनेट सेक्रेटरी जो है वो यहाँ पर इंक्लूडिंग होम सेक्रेटरी, सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट, तो ये देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से 4 एमिनेंट पर्सन भी आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे, जो कि यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उनके नाम रिवील नहीं किए जाते हैं, ठीक है। तो घर का कोई आदमी होगा, चलो यार आज तुम भी बैठ लो, ठीक है, देखते हैं क्या क्या करते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और वहां पर आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने किसी को रिक्रूट करना है, ठीक है, कि अच्छा ये इंसान यहाँ पर रिक्रूटमेंट के लिए रखना है। आप लोगों ने एक कमेटी बनाई, उसमें क्या करा, उसका चाचा भी आकर बैठ गया, चल देखता हूँ कैसे तुम रिक्रूट करते हो, आइए हम भी देखते हैं। तो इस तरीके से मतलब अंदर की बातें बाहर नहीं आएंगी निकल के, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर रिकमेंड जो किए जाते हैं ये सबमिट किए जाते हैं टू द प्राइम मिनिस्टर और फाइनल साइन किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। क्यों, क्योंकि सारे काम हमारे देश में प्रेसिडेंट के द्वारा होते हैं, ये आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, ये संविधान में कौन सा आर्टिकल है जरा बताइए तो, जिसमें प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर को सारी बातें बताता है, उनके नाम पर जो काम हो रहे हैं उनके साथ में सलाह मशवरा करता है। ये आप लोगों को बताना है, देखता हूं कौन सा आंसर इसका देता है। काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा न्यूज में रहते हैं, तो उनके बारे में आप लोगों को जरूर पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ ले जाए तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो डायरेक्ट यहां से अगर पूछ लिया जाए पद्म विभूषण के बारे में, क्या क्या चीजें हैं पद्म भूषण के बारे में, तो मैंने पूरा बता दिया इसके बारे में। अब आप लोगों को इसके बारे में कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो सारी बातें एक एक कर मैंने बता दी, ओके। एक और इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिसके बारे में मुझे लगता है कि प्रीलिम्स के अंदर आप लोगों के लिए क्वेश्चन बन सकता है। ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी एक्सटेंड कर दी गई डेडलाइन कि कोविड-19 के रिलीफ के बारे में, यानी कि कोविड-19 का जो रिलीफ लोगों को दिया जा रहा था, जिनके घर गृहस्थी में से कोई इंसान की डेथ हो गई है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन जाएगा, अभी रिसेंटली बोला गया था कि 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे उन लोगों को जिनके घर में से किसी की डेथ हुई है। तो यहाँ पर स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड जो था उसको यहाँ पर रखा गया था ताक पर कि यहाँ से पैसा निकाल कर दिया जाएगा। तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में आ गया था, तो इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फंड अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कहां से निकाल कर लाया गया, तो हमारे देश में एक कानून है जिसको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट बोलते हैं, और मजे मजे में नहीं बनाया गया ये इसलिए बनाया गया था, हम जब भी कोई हरकत होती है जिंदगी में उसके बाद में कोई काम करते हैं, जैसे 2004 में सुनामी आई, उसके बाद पर यहाँ पर क्या किया, फिर लगा कि यार डिजास्टर मैनेजमेंट का कुछ काम होना चाहिए, और यूपीएससी ने भी उठाकर जीएस पेपर 3 में टॉपिक डाल दिया, ये लो डिजास्टर मैनेजमेंट, आप लोग एंजॉय करो। तो फिलहाल जो है डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस पेपर 3 के अंदर आप लोगों का पूरा टॉपिक है। ये रिकमेंड किया गया था 13th फाइनेंस कमीशन के द्वारा। कौन कौन से फाइनेंस कमीशन के द्वारा क्या क्या रिकमेंड किया गया, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप लोग याद रखिएगा, इसके बारे में जरूर याद रख लीजिएगा। 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरपर्सन कौन है ये आप लोग जरूर बताना, देखता हूं कौन सा आंसर देता है। प्राइमरी जो फंड है यहाँ पर ये स्टेट गवर्नमेंट को बेसिकली अवेलेबल कराया जाता है डिजास्टर के तौर पर, इमीडिएट रिलीफ के तौर पर। अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत हो गई यानी कि एक तरीके से कि यहाँ पर कोई थोड़ी बहुत एक तरीके बाढ़ आ गई या फिर कहीं पर भूकंप आ गया, तो उसके लिए यहाँ पर आप लोग को देखने को मिलेगा। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि आप लोग अपनी मर्जी से इस फंड को कहीं पर भी लगा सकते हैं। क्यों, रीजन है यहाँ पर पूछ लेंगे कि इस फंड को ऑडिट कौन करता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यहाँ पर इसको ऑडिट करता है, जिसको कैग बोलते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल याद रखिएगा, संवैधानिक पोस्ट है यहाँ पर ये, और आर्टिकल 148 के अंदर में कैग आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। आज की डेट में देश के कैग कौन है ये आप लोगों को बताना है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर जो है वो एक नोडल एजेंसी है, वो देखती रहती है कैसे कैसे काम चल रहे हैं, और ये ग्रांट इन एड होता है। ग्रांट इन एड मतलब ये पैसा इनको रिटर्न नहीं करना होता है, ये पैसा इन्हीं के पास में रहता है, एक बार अगर यहाँ पर दे दिया तो गया, यानी कि एक तरीके से दान धर्म वाली कैटेगरी में ये आ जाता है, ऐसा बोल सकते हैं। इसमें इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर ये है कि 75% जो होता है यहाँ पर ये स्टेट और यूनियन टेरिटरी को जो एलोकेट किया जाता है जनरल कैटेगरी में नॉर्मली, और 90% आप लोगों को देखने को मिलेगा जो स्पेशल कैटेगरी के राज्य हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट हो गया, ठीक है, सिक्किम, उत्तराखंड, ये इसी के साथ में हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो ये वाला कैटेगरी आप लोग यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अगर डिजास्टर के बारे में आप लोग बात करते हैं तो यहाँ पर ये बेसिकली किस तरीके के डिजास्टर होते हैं, कहीं पर साइक्लोन आ गया, ठीक है, कहीं पर सूखा पड़ गया, कहीं पर सुनामी आ गई, कहीं पर लैंडस्लाइड आ गई, तो ये सारे आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। इस फील्ड को कैटेगरी की जाती है। लोकल डिजास्टर में स्टेट गवर्नमेंट को बोला था कि 10% तो इमीडिएटली आप लोग यहां से पैसा निकाल सकते हैं अगर कोई लगेगी कोई ज्यादा दिक्कत हो गई है, ठीक है। तो यहां पर ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। तो यहां पर बोला गया कि स्टेट, यहां पर बोला गया कि एक तरीके से ये इस तरीके का जो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट होता है यहाँ पर आप लोग इमीडिएटली हेल्प प्रोवाइड करा सकते हो, जो यहाँ पर बोला भी गया था कि एक तरीके से कि इमीडिएटली रिलीफ के लिए पैसा दिया जाता है। तो यहीं से ही पैसा कोविड-19 के मरीजों के लिए दिया जा रहा है।
अब यहाँ पर ये 13 फाइनेंस कमीशन के द्वारा बताया गया, ठीक है। तो इनके बारे में कुछ कुछ बातें याद रखेगा। पहले तो सबसे पहला फाइनेंस कमीशन कई बार आप लोगों से पूछे जाते हैं, 1951 में यहाँ पर बनाया गया था। ये है केसी नगोई, ठीक है, जो कि 52 से लेकर 57 तक रहा। अगर आप लोगों की इच्छा है तिरु की सारे याद रखने हैं तो रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर लेकिन मैं बोलूंगा पहला और इसी के साथ में लास्ट कम से कम आप लोग 3 याद रख लेना, ठीक है। इतना तो 4 तो याद रख लेना कम से कम, स्टार्टिंग का और यहाँ पर ये, ठीक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से। 13 फाइनेंस कमीशन 2017 में आया, डॉक्टर विजय केलकर साहब जो है, इसके बारे में पता होना चाहिए। 14 फाइनेंस कमीशन तो याद रखना ही रखना है। आप लोग बोलोगे क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि 14 फाइनेंस कमीशन बहुत ज्यादा न्यूज में था। इसके द्वारा क्या किया गया था हमारे देश में, 14 फाइनेंस कमीशन के द्वारा जो यहाँ पर पहले सेंट्रल और स्टेट के बीच में पैसा शेयर किया जाता था वो 32% था, इसने बढ़ाकर इसको 42% कर दिया। ये बहुत ज्यादा न्यूज में आया इसकी वजह से, क्योंकि सीधा सेंट्रल गवर्नमेंट ने यहाँ पर 42% जो टैक्स का पैसा है वो राज्य को देना है। ये किसने बोला? डॉक्टर वाई रेड्डी के द्वारा बोला गया। तो इसके बारे में याद रखिएगा। अभी फिलहाल जो है 15 फाइनेंस कमीशन 2017 में एनके सिंह जी की अध्यक्षता में बनाया गया। इन्होंने क्या किया? 42 को घटाकर 41 कर दिया। क्यों? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो राज्य हुआ करता था उसको हटाकर यूटी यानी कि यूनियन टेरिटरी बना दिया। इसलिए यहाँ पर राज्य को जो शेयर था 1% हटाकर जम्मू एंड कश्मीर को दे दिया। अब ये क्वेश्चन अगर पूछ ले आप लोगों से तो घूम जाओगे, बोलोगे यार ऐसा कैसे हो गया, पर लेकिन रेगुलर लेक्चर अगर आप लोग सुन रहे हो तो ये मैं कई बार रिपीट कर चुका हूं, तो आप लोग याद रख पाओगे। तो इसलिए ढंग से इसको सुनकर चलना है। एक और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर 17.5 जो वेटेज है अकॉर्डिंग टू यहाँ पर ये यहाँ पर 1971 की पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा और 10% जो है वो 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से दिया जाएगा। आप लोग बोलोगे डिफरेंस क्या है? क्योंकि यार आज के डेट में बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को कंट्रोल कर चुके हैं, तो यहाँ पर उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, फिर जो पॉपुलेशन बढ़ाए जा रहे हैं दबाकर उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 17.5 जो है उसको वेटेज दिया गया 1971 को। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा पॉपुलेशन को कंट्रोल किया गया है, जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया साउथ इंडिया में। और फिलहाल अगर बात करें 10% दिया गया 2011 पॉपुलेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे राज्य जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, वेस्ट बंगाल, जहां पर पॉपुलेशन दबाकर बढ़ी है, तो यहां पर इसलिए आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये बेसिक चीजें हैं जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाएगा, ठीक है। तो यहां से पूछ लेंगे आप लोगों से लिए। अगर बात करें यहां पर फाइनेंस कमीशन के बारे में तो याद रखेगा 1951 में बनाई गई एक संवैधानिक बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 से निकाल कर लाई जाती है और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया यहां पर इसको बनाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंस जो रिलेशन है सेंट्रल और स्टेट के बीच में उसमें यहां पर ये काम करते हुए नजर आते हैं। तो ये कुछ बातें हैं जो कि यहां पर याद रखते हैं, इसके बारे में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल जो है ये फाइनेंस कमीशन जो है लेटेस्ट, इसका टाइम पीरियड जो है 2026 तक का आप लोगों को देखने को मिलेगा। कोविड-19 के चलते 1 साल एक्स्ट्रा यहां पर बढ़ गया अभी रिसेंटली, तो इसके चलते क्वेश्चन अगर पूछ ले कोई तो कोई कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए। तो ये वो पॉइंट है जिनसे डायरेक्ट आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो अगर कोई भी डाउट होगा तो यार उसको पूछ लेना। डाउट रखकर माइंड में जा रहे हो तो फिर मतलब ही क्या हो गया, फिर लेक्चर देखने का। तो इस तरीके से नहीं रखना है, ठीक है। तो ये थे डायरेक्ट पॉइंट जिसके बारे में याद रखेगा। कुछ यहाँ पर डेटा पॉइंट है, यहाँ पर टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट के अंदर में आता है कि कितने लोगों को निकाला गया, तो 22,500 को निकाला गया। हाई स्कूल इन विलेज एरिया में तो बोला गया 95% जो विलेज एरिया में जो इंडिया के अंदर में आप लोगों को सेकेंडरी हाई स्कूल जो देखने को मिलेंगे वो 5 किलोमीटर की दायरे में आप लोगों को नजर आएंगे। तो ये बातें बोली गई यहाँ पर, यानी कि ऐसा होना चाहिए स्कूल ना आसपास में होना चाहिए। अगर इंसान जो है जाना चाहे तो वहां पर जा सके, वरना लड़कियां अगर डिस्टेंस हो जाता है तो फिर उनको घर वाले नहीं भेजते। तो इसके चलते एजुकेशन में अगर कुछ लिखने के लिए आए तो वहां पर भी आप लोग यूज कर सकते हो कि एक लिमिटेड डिस्टेंस में यहाँ पर स्कूल होना चाहिए ताकि बच्चे भी वहां पर जा सके, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है ओटीएस के बारे में। ये क्या है? वन टाइम सेटलमेंट। तो वन टाइम सेटलमेंट मतलब जो दुनिया भर का पैसा भी यहाँ पर गया हुआ था बैंकों का या इधर उधर, तो उसको रिकवरी के बारे में बात की जाए तो उसके चलते यहाँ पर बोला गया कि 61,000 करोड़ रुपए जो है वो यहाँ पर अभी रिकवर किए जा चुके हैं वन टाइम सेटलमेंट के थ्रू, ठीक है। बहुत सारी हमारे देश में से जो अलग अलग एरिया में हमारी कंट्री का जो सामान बेचा गया, जैसे कि हमारी मूर्तियां बेची गई, तस्वीरें आज की मंदिर में से चुरा चुरा कर, तो वो अभी काफी सारी रिटर्न आ गई है और ऑस्ट्रेलिया से काफी सारी रिटर्न आई है। तो उसके बारे में बात की जा रही है। और ये चुराई कहां से गई थी? राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, यहां से चुराई गई थी। यूक्रेन से 3.3 मिलियन यानी कि लगभग बोला जाए तो 33 लाख लोग जो हैं वो भाग चुके हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर में। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। तो इसके बारे में एक छोटा सा आइडिया आप लोग रख लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन इसको लेकर आप लोग के माइंड में नहीं होना चाहिए, अगर हो तो उसको क्लियर करके आप लोग आगे बढ़िएगा, ठीक है। तो ये बातें यहां पर बोली जा रही है। आगे चलते हैं यहाँ पर श्रीलंका के बारे में अभी आप लोगों से बात करता हूं। इंपोर्टेंट आर्टिकल यहाँ पर डिटेल में जानेंगे। वैसे तो जिस्ट पूरा आप लोगों को यहाँ पर दे रखा है, पर फिर भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल में बताता हूं। अभी श्रीलंका के अंदर में बुरी कंडीशन बन गई, और बुरी कंडीशन इतनी बन गई कि श्रीलंका के पास में जो खाने का जो सामान था, जो गैस था, मान लीजिए गैस जो है श्रीलंकन रूपी में अगर आप लोग बात करें, पहले आप लोग देखें जैसे हमारी कंट्री में इंडियन रूपी है, श्रीलंका के अंदर आप लोगों को श्रीलंकन रूपी देखने को मिलेगी। और श्रीलंका हमारी कंट्री के नीचे एक देश है यहाँ पर छोटा सा, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक तरीके से आम की आकृति का एक देश लटका हुआ है।
आम या अमरूद आप लोग बोल सकते हैं। इसकी खस्ता हालत इतनी हो गई कि यहाँ पर खाने के लाले पड़ गए। अगर बात करें यहाँ पर जो नॉर्मली मिल्क पाउडर जो खरीदा करते थे उसका प्राइस जो है वो बढ़कर 600 रुपए हो गया पर केजी। तो इतनी बुरी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। एलपीजी का सिलेंडर जो 1000 का आया करता था इनके यहाँ पर वो 4000 का बेचा जा रहा है। इनके इन्फ्लेशन जो है वो आसमान छू रहा है, तो लोगों की खस्ता हालत होगी। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत देखने को मिल रही है वो लोगों को देखने को मिल रही है ग्राउंड लेवल पर। ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। श्रीलंका के अंदर में सिचुएशन जो है वो एक बुरी कंडीशन यहाँ पर लेती हुई नजर आ रही है, उसके चलते यहाँ पर काम करने की बात की जा रही है। तो अभी श्रीलंका के अंदर अगर आप लोग मोटे मोटे तौर पर बात करें तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको आप लोग ध्यान रखिएगा जो कि लिखने के लिए भी आ सकते हैं। श्रीलंका की दुनिया भर के लोग जो थे वो बाहर विदेशों में काम करते थे, उनमें से कुछ इंडिया में भी अलग अलग देशों में काम करने जाते थे। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यह है कि वहां पर जैसे ही कोविड-19 लगा सब अपने घर पे वापस आ गए। तो श्रीलंका को जो रेमिटेंस मिला करता था वो रेमिटेंस यानी कि रेमिटेंस क्या होता है, जो बाहर से कमाया गया पैसा होता है, वो बिल्कुल डाउन हो गया। तो पहली तो इसकी इकोनॉमी के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा क्योंकि इनका रेमिटेंस जो है वो बिल्कुल डाउन हो गया, जो वेस्टर्न वर्ल्ड से यहाँ पर ये कमाने के लिए जाते थे। तो ये देखने को मिलेगा, यानी कि जॉब है खत्म और घर आ गए, जॉबलेस आदमी जॉब छोड़ के घर आ गया तो घर वालों पे और बर्डन पड़ेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। फैक्ट्री जो थी और इसी के साथ में जो टी गार्डन थी, श्रीलंका की चाय काफी फेमस है, तो फैक्ट्रीज और इसी के साथ में जो टी वर्कर्स थे उनका काम बंद हो गया। क्यों? क्योंकि देश के अंदर लॉकडाउन लगा तो उसने कमर यहाँ पर तोड़ दी। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पर आप लोगों को दिक्कतें देखने को मिलेगी। ठीक है, तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, इसकी जो कंट्री की जो इकोनॉमी है वो काफी लार्ज स्केल पर यहाँ पर किसके ऊपर, टूरिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है। अब यहाँ पर जब देश के अंदर में लॉकडाउन लगे, सारे देशों के अंदर में लोगों की जॉब जा रही है, लोगों के अंदर पैसा खाने के लिए नहीं उनके पास में, आप लोगों को लग रहा है कोई घूमने के लिए कहीं जाएगा, इंसान ये सोचता है कि घर ही चला ले यार, पहले घूमना तो दूर की बात है। तो इसलिए लोगों ने घूमना घामना बंद कर दिया। तो यहाँ पर ये तीन ऐसे एरिया थे जिसने श्रीलंका की इकोनॉमी की जो है वो कमर तोड़ के रख दी। तो ये तीन इंपॉर्टेंट एरिया, इसकी वजह से यहाँ पर इनकी काफी ज्यादा खस्ता हालत हो गई। जो यहाँ पर खासकर अगर बात करें जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर थे वो तो बंद ही हो गए, टूरिज्म भी बंद हो गया। तो देश के अंदर सिचुएशन ये आ गई कि बच्चों को ये बोलना पड़ गया कि बच्चों को एक टाइम कम दूध पिलाओ, बच्चों को खाना जो है वो कम खिलाओ। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आ गई। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी बुरी कंडीशन श्रीलंका में यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंट्री का जो फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल लो लेवल पर आ गया। अभी यहां पर अगर प्रेजेंट टाइम पर आप लोग बात करें, इनको 7 बिलियन के करीब यहां पर लोन अपना पे करना है और खुद के पास में पैसे जो है इनके पास में लगभग 2 बिलियन के करीब इनके अकाउंट में आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो कहां से यहां पर ये काम चला पाएंगे? तो यहां से आप लोग एक अंदाजा लगा सकते हैं कि खस्ता हालत है आज की डेट में यहां पर, जो कि इनका जो रुपी है, इनका जो श्रीलंकन रुपी है डॉलर के कंपेयर में 265 बेसिकली नीचे चला गया है, यानी कि एक तरीके से डॉलर के कंपेयर में बहुत ही नीचे चला गया है। अगर यहां पर ये पहले कोई सामान खरीदा करते थे, ठीक है, मान लिए $1 यहां पर 1 श्रीलंकन रुपये के बराबर था, मान लिए के लिए कह रहा हूं बस, ठीक है। अभी यहां पर $1 में 1 रुपये आता था, श्रीलंकन रुपये एक सामान खरीदते थे। अब यहां पर सोचो कि $1 में यहां पर श्रीलंका के 265 रुपए आप लोग खरीद सकते हो। समझ रहे हो आप लोग कितना ज्यादा नीचे चला गया यहाँ पर, कितनी महंगाई यहाँ पर श्रीलंका को फील हो रही होगी इस टाइम पर। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं इन्फ्लेशन जो है वो अभी यहाँ पर अगर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करें तो 16% चल रहा है, जो कि हमारी कंट्री में 6% के करीब है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगाइए जनता को क्या प्रॉब्लम यहाँ पर फेस करनी पड़ रही होगी। ठीक है, तो ये सिचुएशन है यहाँ पर। अभी जो यहाँ पर अगर बात करें प्रेसिडेंट राजपक्सा जो है उनको यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर अभी यहाँ पर चीजें जो है वो कट डाउन करनी पड़ रही है अपने देश के अंदर में। इवन मैंने बोला था कि बाहर से एम्बेसी वगैरह जो है वहां से भी अपनी बंद कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर पैसा बचाने की कोशिश की जा रही है। तो काफी सारी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनकी पॉलिटिकल पार्टी को काफी लार्ज स्केल पर क्रिटिसाइज भी किया जा रहा है देश के अंदर में। ठीक है, पर लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पर यही है कि देश के अंदर इनको क्रिटिसाइज किया जा रहा है, ये बोल रहे हैं कि हमने क्या किया है, ये तो कोविड-19 ने किया है, हमारे हाथ में तो कुछ था ही नहीं, तो हम लोग यहाँ पर बोले बेसिकली है। अब IMF कितनी हेल्प करता है यहाँ पर इनको इस बेल आउट देकर यहाँ से बचाने में, वो देखने वाली बात होगी। वरना चाइना तो यहाँ पर एक तरीके से उन्हीं की नजर गड़ाए पढ़ाई है यहाँ पर। इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया ने यहाँ पर काफी सारी हेल्प की है। अब वो हेल्प में डिटेल में आप लोगों से यहाँ पर डिस्कस करूंगा अभी, पर लेकिन उससे पहले यहाँ पर ये जान लीजिए इंडिया ने जो हेल्प की जा रही है उसके बदले इंडिया ने काफी कुछ यहाँ पर लिया है। ट्रिंको माले ऑयल फील्ड यहाँ पर इनसे ले लिया है। ठीक है, इसी के बारे में नेशनल थर्मल कॉर्पोरेशन जो यहाँ पर वो यहाँ पर इनकी जो सिलोन की जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है उसके साथ मिलकर काम करेगा सोलर एनर्जी में। तो दूसरा पॉइंट आप लोगों का ये हो गया, सोलर एनर्जी में काम करेगा हमारी कंट्री का नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी के साथ में यहाँ पर और भी कई सारे इन्वेस्टमेंट किए जा रहे हैं अदानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंडिया की जो इमेज है वहां की मीडिया के द्वारा नेगेटिव क्रिएट की जा रही है कि इंडिया जो है श्रीलंका की कमजोरी का फायदा उठा रहा है, यानी कि डिप्लोमेटिकली ब्लैकमेल कर रहा है इंडिया श्रीलंका को। उनके न्यूज़पेपर यहाँ पर ये बोल रहे हैं, जिसकी वजह से ये बोला जा रहा है कि अदानी जो है वो बैकडोर एंट्री ले रहा है। यानी कि एक तो होता है कंपटीशन कि आप लोगों ने बोली लगाई, उसके बाद में आप लोगों को बिड मिली, यानी कि
कि आप लोगों को पूरा प्रोसीजर के थ्रू यहाँ पर ये काम मिला है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मान लीजिए आप लोग प्रीलिम्स दिया, मेंस दिया, इंटरव्यू दिया, आप लोगों का सिलेक्शन हो गया, पर लेकिन किसी को बैकडोर एंट्री देकर बोल दिया कि अच्छा ये कॉम्पिटेटिव इंसान था, इसको इस पोस्ट पर रखना है। उन्हें कभी आप लोगों ने लेटरल एंट्री का नाम सुना होगा, तो इंडिया को बोला गया इंडिया लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पर बढ़ रहा है, एक कॉम्पिटिशन के थ्रू नहीं जा रहा है, इसलिए यहाँ पर क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा है। तो ये कई सारी बातें हैं यहाँ पर जिसके बारे में समझ सकते हैं। यहाँ पर काफी ज्यादा दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। और यहाँ पर ये बच्चा जो है क्रोसिन तेल लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है, तो यहाँ पर अभी ऐसा भी देखने को मिला कि क्रोसिन तेल लेते लेते 2 लोगों की जान चली गई लाइन में लगे लगे। इतनी लंबी लाइन यहाँ पर लगी हुई है, यानी कि तेल तक भी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कंडीशन है। अभी इंडिया के रिलेशन में क्या क्या बातें हैं वो मैं सारी आप लोगों को बताऊंगा, उसको आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हमारी कंट्री के द्वारा अभी यहाँ पर एक 1 बिलियन का क्रेडिट जो है वो श्रीलंका को यहाँ पर एक्सटेंड किया गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट जानने को मिलेगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकता है कि ये लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है। क्रेडिट फैसिलिटी जो दी जाती है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि लाइन ऑफ क्रेडिट या फिर क्रेडिट, दोनों में डिफरेंस क्या है पहले तो मैं आप लोगों को बताऊंगा, और इसी के साथ में आप लोग इसको जीएस पेपर 2 के साथ में यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं, इंटरनेशनल रिलेशन के, और प्रीलिम्स के अंदर भी आप लोगों से ये फैक्ट्स और फिगर पूछे जा सकते हैं। तो बात करते हैं कैसे कैसे और किसको दिया गया यहाँ पर कितना लोन। सबसे पहले तो लोकेशन आप लोग जानिए श्रीलंका की। श्रीलंका जो है वो हमारी कंट्री का पड़ोसी देश है। थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो हमारी कंट्री के साउथ में आप लोगों को यहाँ पर श्रीलंका जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। श्रीलंकन रुपी, जैसे हमारी कंट्री की इंडियन रुपी है, ऐसी श्रीलंकन रुपी यहाँ पर करेंसी यूज की जा रही है। कोलंबो और श्री यहाँ पर जयवर्धनापुरा कोट्टे यहाँ पर इसकी कैपिटल देखने को मिलेगी 2, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन है। श्रीलंका के अंदर आज के डेट में जो गवर्नमेंट है यहाँ पर वो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये है महिंदा राजपक्सा और ये है इनके भाई गोडबे राजपक्सा, और इनके जो यहाँ पर तीसरे भाई जो हैं वो इंडिया के अंदर आए हुए थे, जो इनके एक तरीके से एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है। वो हमारी कंट्री में आए हुए थे, उनका नाम भी राजपक्सा है यहाँ पर, मतलब फाइनेंस मिनिस्टर है, सॉरी, उनका नाम है यहाँ पर बेसिकली बेसिल राजपक्सा, ठीक है। तो ये हमारी कंट्री में पैसे मांगने आए थे, तो इंडिया ने बोला कि चलो यार पैसे देते हैं, इनको काफी ज्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, पड़ोसी देश है वरना फिर चाइना की गोद में जाकर बैठेगा, तो हमारा हेल्प करना यहाँ पर बनता है। तो यहाँ पर ये पूरा परिवार जो है वो यहाँ पर गवर्नमेंट चला रहा है। हालांकि इन दोनों के द्वारा भी मिलकर गवर्नमेंट चलाएगी, पर लेकिन इन दोनों की बनी नहीं, तो इसकी वजह से फिर से इन भाइयों को मौका मिल गया, वरना इनका नंबर लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था। अभी मुद्दा क्या है पहले आप लोग ये समझिए। श्रीलंका की खस्ता हालत आज के दिन में इतनी ज्यादा हो चुकी है कि वहां पर लोगों को खाना, दवाइयां या फिर दूसरे जो एसेंशियल आइटम होते हैं, दूध वगैरह, ये सारी चीजें उनको नहीं मिल पा रही हैं। तो इसके चलते यहाँ पर उनकी जो कंडीशन है बहुत ज्यादा खराब हो गई है। आप लोग बोलोगे ऐसा कैसे हो गया यार? श्रीलंका ना एक आइलैंड कंट्री है, और आइलैंड कंट्री जो भी आप लोग को देखने को मिलेगा, आइलैंड कंट्री मतलब चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ देश है, और जो भी ऐसा देश होगा वहां पर टूरिज्म जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। श्रीलंका के अंदर भी लगभग 10% के करीब यहाँ पर इसकी जो जीडीपी है यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो टूरिस्ट एक्टिविटी से आता है। पर लेकिन अभी कोविड-19 के चलते वो सारी टूरिस्ट एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल ठप पड़ गई, तो इसकी वजह से श्रीलंका के अंदर सारी टूरिज्म की एक्टिविटी जो है वो खत्म हो गई। तो इसकी इकोनॉमी पर उसका काफी ज्यादा ह्यूज इंपैक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा जब कोई कंट्री इतनी लार्ज स्केल पर यहाँ पर टूरिस्ट एक्टिविटी से इंपैक्टेड होती है, इतने ज्यादा टूरिज्म देखने को मिलता है। तो अभी वो कंडीशन होगी जिसकी वजह से काफी ज्यादा खराब हुआ, और उसकी वजह से यहाँ पर कोविड-19 की वजह से सब कुछ, घर के अंदर भी सब कुछ ठप पड़ गया था, सारी फैक्ट्री जो सब चीजें वहां पर बिल्कुल खत्म हो गई। तो उसके चलते इनकी इकोनॉमी की खस्ता हालत होगी, और रही सही कसर जो है उन्हें कहते चूस लिया इनको चाइना ने। तो नहीं कहते कि आप लोगों ने आम देखा होगा कि माल चूस कर बेसिकली गुठली निकाल कर फेंक दो, तो चाइना ने कुछ ऐसे किया गया इनके साथ में, तो भी आप लोगों को यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिलेगा। तो यानी कि कहने का मुद्दा यहाँ पर यह कि समझना पड़ेगा आज के डेट में इंटरनेशनल रिलेशन में कि यहाँ पर कौन कंट्री किसका दोस्त है और किसका दुश्मन है। यहाँ पर कई सारे दोस्त होते होते भी दुश्मनी का काम करते हैं, जैसे अभी चाइना ने इनके साथ में किया है, दोस्त दोस्त बोलकर इनका आधे से ज्यादा सामान खरीद लिया, ठीक है। तो ये कंडीशन आप लोगों को समझनी पड़ेगी। जो दोस्त होता है वो कभी भी खरीदता नहीं है, वो सपोर्ट प्रोवाइड कराता है। जो इंसान खरीदने पर आ जाए वो दोस्त नहीं रह जाता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात की जाए यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये यहाँ पर श्रीलंका के साथ में मिलकर यहाँ पर बेसिकली ये साइन करा एग्रीमेंट, जिसमें श्रीलंका को 1 बिलियन की क्रेडिट फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हम लोग इसको फैसिलिटी दे रहे हैं, अब तक श्रीलंका के साथ में ऑलरेडी हम लोग काम कर चुके हैं, यानी कि ऑलरेडी श्रीलंका कई बार बेसिकली कटोरा लेकर आ चुका है और हम लोगों ने इसकी हेल्प की है। हालांकि फिर भी वो जो है पीठ पीछे चूरा घोंपता है, वो एक अलग बात है, पर लेकिन हम लोग बड़े दिल वाले हैं, हम लोग हमेशा इस तरीके से हेल्प करते हुए नजर आते हैं। तो अभी यहाँ पर 1.4 बिलियन जो सपोर्ट है श्रीलंका को प्रोवाइड कराया गया था। इससे अगर बात करें थ्रू 400 मिलियन के करीब आरबीआई करेंसी स्वैप मतलब ये होता है कि अपनी लोकल करेंसी में हम लोग बेसिकली व्यापार करेंगे, ना कि डॉलर वगैरह जैसे में हम लोग व्यापार करेंगे। उससे फायदा अपनी करेंसी में व्यापार करने से, अपनी कंट्री की जो करेंसी है उसको यूज करें, अपनी भी कंट्री की करेंसी यूज हो रही है,
और इकोनॉमी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वहां पर एक्सचेंज रेट में काफी ज्यादा दिक्कत पड़ जाती है। पता चला ऊपर नीचे काफी ज्यादा हो रहा है, डॉलर की वैल्यू आज कुछ हो रही है, कल को कुछ हो गई, पर लेकिन यहां पर हम लोग अपने हिसाब से काम कर लेते हैं अपनी करेंसी का जब यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर पहले 400 मिलियन का दिया गया, फिर यहां पर आगे ये 0.5 बिलियन, ठीक है। तो फिर से यहां पर लोन दिया गया, यहां पर मिलियन और यहां पर बिलियन में दिया गया, तो यानी कि टोटल मिलाकर फिर आगे अनदर हाफ बिलियन जब यहां पर लोन दिया गया, तो लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी यहां पर प्रोवाइड कराएगी, जिससे कि यहां पर कम से कम फ्यूल इंपोर्ट ये कर सकें। फ्यूल इंपोर्ट करना मतलब इनकी कंट्री के अंदर में इतना भी पैसा नहीं है कि ताकि यहां पर ये एक तरीके से डीजल पेट्रोल वगैरह इंपोर्ट, सॉरी डीजल पेट्रोल तो नहीं करते हैं, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, क्रूड ऑयल में से फिर डीजल पेट्रोल निकालते हैं, वो एक अलग बात है। तो इतना भी पैसा नहीं है कि यहां पर ये काम भी कर सकें। तो आप लोग समझ सकते हैं, इवन यहां से इनकी कंट्री गवर्नमेंट के द्वारा ये बोल दिया गया, अगर कोई बाहर से आ रहा है उसके पास में डॉलर है, तो डॉलर आकर तुरंत बैंक के अंदर जमा कर दो, क्योंकि उस डॉलर का यूज कर हम लोग कंट्री के अंदर कुछ इसेंशियल सामान खरीद लेंगे। बाहर से सामान खरीदने पर सब रोक लगा दी कि यहां पर बाहर से सामान खरीदेंगे तो डॉलर में पे करना पड़ता है, तो वो सारी चीजें इनके द्वारा बंद कर दी गई। तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सिटीजन से ये बोलना कि तुम घूमने गए थे कहीं पर, कुछ पैसा बचा हुआ है डॉलर वॉलर, आकर यहां पर जमा कर दो, तो इससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी खस्ता हालत हो चुकी है। कई सारे देश में इनकी एम्बेसी हुआ करती थी, वहां पर इन्होंने बंद कर दी, क्यों? क्योंकि उसमें काफी ज्यादा खर्चा पड़ रहा था। तो इससे एक आइडिया आप लोग देखिए कि कंट्री की क्या हालत आज के दिन में हो रखी है, ठीक है। अब एक शब्द मैं आप लोगों को यहां पर बताना चाहूंगा जो कि आप लोगों को पता भी होना चाहिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब क्या है? लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब समझने के लिए मैं आप लोगों को उदाहरण देता हूं। मान लीजिए जैसे कि यहां पर मैं हूं और मैंने आप लोगों से पैसे उधार ले लिए, ठीक है, पैसे उधार ले लिए, यहां पर आप लोग हैं, आप लोगों से पैसे उधार ले लिए, पर लेकिन पैसे उधार ऐसे नहीं लिए कि एकदम आकर मेरे झोले में सारे पैसे पड़ गए और फिर उनको यूज कर रहा हूं और आप लोग की रिटर्न कर रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। यहां पर ये जो बैंक में पैसे रखे हुए, मतलब आप लोग के बैंक में पैसे पड़े हुए, ठीक है, वहां पर उसमें पड़े हुए 10 लाख रुपए, ओके। और आप लोगों ने बोला कि सर जब भी आपको जरूरत पड़े यहां से पैसे निकाल लेना, ठीक है, यहां से आओ और पैसे निकाल लो, जितनी भी जरूरत पड़े, ये आपके नाम के हमने रख दिए हैं, तो यहां से पैसे निकालो, यूज कर लो, जहां भी आप लोग लगता है, किसी को आप लोग किताबें प्रोवाइड करानी है, किसी को आप लोग यहाँ पर आज के में नहीं कुछ और प्रोवाइड कराना है, ड्रेसेस या फिर यहाँ पर स्कूल बैग प्रोवाइड कराना है, तो जितना पैसा यूज करोगे बस आपको उतना ही हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। बाकी 10 लाख पड़े हुए हैं, आपने 1 लाख रुपए यूज कर लिया तो 1 लाख रुपए पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पर ये है 10 लाख आपके लिए, आप जब तक चाहो इनको यूज कर सकते हो। आप यू भी कर सकते हो कि यहाँ पर जैसे पैसा यूज कर लिया आप फिर से रिटर्न इसके अंदर आकर डाल भी सकते हो, ठीक है। तो यानी कि ये अलग से निकाल कर रख देना कि तुम अपनी सहूलियत के हिसाब से यहाँ पर इसको यूज कर लेना और फिर उसके हिसाब आप लोग इसको पे भी कर सकते हो, और जितना यूज करोगे उतने पर ही इंटरेस्ट पे करना है आप लोगों को, ज्यादा पर इंटरेस्ट पे नहीं करना है। तो ये होती है लाइन ऑफ क्रेडिट वाली फैसिलिटी, ठीक है। वरना कैसे होता है? वरना ऐसे होता है कि 10 लाख रुपए दीजिए भाई साहब, सब पर पेमेंट देना है आप लोगों को, सब पर इंटरेस्ट पे करना है, चाहे यूज करो चाहे ना करो, वो थोड़ी भारी पड़ जाती है, ठीक है। बहुत सारा पैसा पड़ा रह गया, यूज नहीं कर पा रहे हैं, पर फिर भी उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, तो दिक्कत है यहाँ पर। और यहाँ पर अच्छा काम ये भी कि आप लोग रिटर्न भी कर सकते हो, जहां जहां पर आप लोगों को लगे कि यार अब तो ज्यादा हो गया, थोड़ा सा रिटर्न कर देते हैं, बर्डन कम पड़ जाएगा। तो ये कंट्री को फैसिलिटी दी जाती है ताकि कंट्री की खस्ता हालत होते हुए भी उसको संभाला जा सके, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ क्रेडिट, ठीक है। तो ये एक तरीके से यहाँ पर बोल सकते हैं ए बिजनेस लाइन ऑफ क्रेडिट जो होती है, एक तरीके से फिक्स अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, जो कि यहाँ पर एक्सेस किया जाते हैं नीडेड टू मेक द फ्लक्चुएशन इन द कैश फ्लो। मतलब ये होगा कि एक फिक्स अमाउंट ऑफ मनी यहाँ पर रख दी 10 लाख रुपए, अब अपने हिसाब से आप लोग इसको यूज करते रहो, ठीक है। ये नॉर्मल तरीके से नहीं होता है कि जो नॉर्मल लोन होता है, नॉर्मल लोन में क्या रहता है कि आप लोग कैपिटल जो है अवेलेबल है, विड्रॉ कर ले जितना, एक तरीके से पूरा लोन लग गया और फिर उस पर वो पे करें, इसमें इतना विड्रॉ कर लो जितना जरूरत है आप लोग को, ना कि लमसम सारा अमाउंट आप लोगों को विड्रॉ करना है, पहली बात। दूसरी बात फ्लेक्सिबल होता है, जिस तरीके से मैंने बोला कि इंटरेस्ट जो पे करना है, तो यहां पर आप लोगों को फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलेगी। इंटरेस्ट ओनली पे क्रेडिट जो आप लोगों ने लिया है, वहां पर जो एक्सेस किया है आप लोगों ने, वो देखने को मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट मुद्दा यहां पर रहेगा, ये वाला अगर आप लोग क्रेडिट फैसिलिटी यूज करना चाहते हैं, ऐसे नहीं कि इसमें बैंक ही रहेगा, इसमें नॉन बैंकिंग लेंडर भी हो सकता है। यानी कि जैसे मैं आप लोगों को उदाहरण ले रहा हूं कि आप लोगों से पैसा ले लिया, ऐसा नहीं है जरूरी है कि आप लोग बैंक है, ठीक है। तो यहां पर नॉर्मली अगर बात की जाए तो किसी ऐसे इंसान से भी यहां पर काम किया जा सकता है, मतलब कल को अंबानी को बोल दे कि यार तू श्रीलंका को पैसे दे दे, ठीक है, लाइन ऑफ क्रेडिट फैसिलिटी पे, तो ये क्या हो गया, एक तरीके से आप लोग बोलोगे यहां पर कि ऐसा नहीं कि यहां पर बैंक ने ही पार्टिसिपेट किया है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है यहां पर लाइन ऑफ क्रेडिट, कई बार कंफ्यूजन रहता है कई सारे बच्चों को, तो मुझे नहीं लगता कि अब आप लोगों को इसके अंदर कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। एक बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, कॉन्सेप्ट एक स्टैटिक पोर्शन होता है, जितना अच्छे से कवर करके चलोगे उतना ही ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाओगे, ठीक है। तो इसलिए इसको आप लोग हमेशा उस तरीके से लेकर आप लोग चला करो, ओके। इसी के साथ में आज के में अगर श्रीलंका की सिचुएशन के बारे में आप लोग बात करोगे
तो ये आज से नहीं है, ये अगस्त 2020 से लगभग यहाँ पर इनकी जो कंट्री है वो खराब होनी यहाँ पर स्टार्ट हो गई थी। फ्यूल यानी कि ईंधन और गैस का शॉर्टेज काफी लार्ज स्केल पर हो गया, और जब जब यहाँ पर फ्यूल और गैस का शॉर्टेज होता है तो इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है। ये कैसे, मैंने आप लोगों को बताया भी था। मान लीजिए श्रीलंका के अंदर में आज के दिन में कोई यहाँ पर क्रूड ऑयल लेकर नहीं आ रहा है, ठीक है, क्रूड ऑयल लेकर तो आता है, इनके पास पैसा ही नहीं है उसको खरीद ले, ठीक है। तो ये वाली बात है कि तुम्हारे पास ये क्या तेल खरीदने के पैसे नहीं है, जी नहीं, बिल्कुल नहीं है। तो यहाँ पर उस टाइम पर क्या होता है, जब यहाँ पर तेल खरीदने के पैसे नहीं है तो मान लीजिए यहाँ से कहीं पर इनके यहाँ चाय की पत्ती हो रही है, वो चाय की पत्ती इनको लेकर यहाँ पर जानी है, तो किससे जाएगी, वो तेल से जाएगी। अब तेल इतना महंगा हो गया कि पहले यहाँ पर 100 रुपये लीटर था, अब वो 5,000 रुपये लीटर हो गया। तो जो सामान लेकर जा रहा है वो सामान को लेकर जाएगा उसी तेल में। अब यहाँ पर वो 5,000 रुपये जो एक्स्ट्रा पे कर रहा है एक पर्टिकुलर 1 लीटर के ऊपर, तो वो यहाँ पर जनता से वसूलेगा, क्योंकि जो उसको यूज करना चाहता है प्रोडक्ट तो उससे लेगा, अपनी जेब से तो देगा नहीं, वरना कोई बिजनेस नहीं रह गया उसका। तो इस तरह की कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो ये जो सिचुएशन यहाँ पर निकलकर सामने आती है, ये सिचुएशन यहाँ पर महंगाई बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए यहाँ पर जब यहाँ पर एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर मार्केट में तेल का प्राइस जो है वो बढ़ जाता है, उस टाइम पर देखने को मिलेगा यहाँ पर कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई बढ़ जाती है। ये कंडीशन आप लोगों के सामने यहाँ पर निकल कर आएगी। तो ये समझने वाला मुद्दा है जो कि आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर हुआ, गैस फ्यूल के प्राइस बढ़ गए तो इसेंशियल कमोडिटी दूध वगैरह हो गए, ये सारी ब्रेड वगैरह हो गए, इनके प्राइस बढ़ गए। यहाँ पर सिचुएशन जो है यहाँ पर काफी ज्यादा आप लोगों को देखने को मिली, प्रोटेस्ट भी देखने को मिला, क्योंकि अपोजिशन जो है फिर वो अपना रोटी सेकने आ जाती है हर एक कंट्री में। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला। आज की डेट में जो क्राइसिस का रूट कोज बताया जा रहा है, तो यहाँ पर ट्रेड डेफिसिट आप लोग काफी ज्यादा देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, यानी कि इंपोर्ट तो बहुत ज्यादा कर लिया है और एक्सपोर्ट कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा ट्रेड डेफिसिट। तो मैक्सिमम कंट्री के साथ में श्रीलंका का ट्रेड डेफिसिट आप लोगों को देखने को मिलता है। और इसी के साथ में श्रीलंका को जो यहाँ पर रीपे करने हैं 7 बिलियन इस साल में यहाँ पर रीपे करना है इसको, जो इसने लोन ले रखा है, ठीक है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं काफी ज्यादा चीजें तो ये चाइना के हाथों फंसा पड़ा है आज के डेट में। जैसे यहाँ पर देखते हैं, ऑलरेडी साउथ द चाइना हेल्प कि रिस्ट्रक्चर किया जाए इसका लोन 10% ऑफ द टोटल फॉरेन डेट। तो यानी कि चाइना जो है वो यहाँ पर अभी रिसेंटली आप लोगों को पता होगा, इसके अंदर हम्बन टोटा जो बेसिकली पोर्ट हुआ करता था वो भी लीज पर ले लिया गया काफी लंबे समय तक, लगभग 99 साल के लिए। तो इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि चाइना जो है यहाँ पर एक एक कर डेट क्राइसिस में फंसाता है। डेट क्राइसिस, DEBT, तो ये इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पर, ये आप लोगों से सर हरियाणा पीसीएस के अंदर पूछी गई थी, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लेते हैं। डेट क्राइसिस का मतलब होता है सामने वाले को इतना लोन दे दिया और उसने मजे में उड़ा दिया, और फिर यहाँ पर उसको लोन पे करने तो दूर की बात है, वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा है, ठीक है। किसी दारूबाज इंसान को पैसा दे दिया और बोला कि भाई मेरा पैसा और बेसिकली इंटरेस्ट पे कर देना, तो वो कंडीशन ऐसी है, दारू में उड़ा दिया सारा पैसा। अब वहां पर वो इंसान जो है वो इंटरेस्ट भी पे नहीं कर पा रहा है, मूल तो दूर की बात हो गई। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर यहाँ पर उसको वसूल तो किया जाएगा, उसका घर ले लिया, उठा लिया, ठीक है। कोई जमीन थी उसके नाम, वो अपने नाम करा ली। गांव में ऐसी चीजें कई बार देखने को मिल जाती है, कई सारे लोगों को इस तरीके से ठगा जाता है। तो ये सिचुएशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी यहाँ पर एक देश के साथ में आप लोगों को देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इससे आप लोग एक अंदाजा लगाइए। इसी के साथ में कि क्रेडिट फैसिलिटी क्या है, एक टाइप ऑफ लोन होता है जो कि आप लोग यहाँ पर ले सकते हैं, जैसे मैंने अभी बताया वो सारी चीजें। और लाइन ऑफ क्रेडिट जो है वो मैंने आप लोगों को डिटेल में पढ़ाई दिया, तो इसके नोट्स भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिए ताकि कोई दिक्कत आप लोगों को देखने को नहीं मिले, ठीक है। तो ये पूरा टॉपिक था, मुझे लगता है कि आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब बाकी श्रीलंका के बारे में कुछ और पूछे तो इंडिया श्रीलंका के बीच में यहाँ पर फिशरमैन का इशू बहुत ज्यादा रहता है, जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, जो मैंने कई बार आप लोगों से डिस्कस किया। क्यों? क्योंकि हमारे देश के फिशरमैन जो मछुआरे हैं वो ट्रोलर यूज करते हैं। ट्रोलर क्या होते हैं, बहुत सारी दुनिया भर की मछलियां जो हैं वो पकड़ कर ले आते हैं, और श्रीलंका में ट्रोलर जो हैं वो बैन कर रखे हैं। तो इसकी वजह से कई बार हम लोग क्या करते हैं, अपने पानी को छोड़कर श्रीलंका के पानी में भी चले जाते हैं। तो श्रीलंका की जो नेवी है वो यहाँ पर पकड़ कर बैठ जाती है हमारे फिशरमैन को, तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। और श्रीलंका की नेवी बदतमीजी भी करती है, वो हमारे फिशरमैन को आगाह नहीं करती है कि तुम अपनी बाउंड्री जो है वो क्रॉस कर रहे हो हमारी कंट्री की, जबकि हमारी कंट्री की जो फोर्स है वो हमेशा उनको आगाह करती रहती है। तो ये इस तरीके से उनको पकड़ कर जेल में डाल देते हैं ले जाकर। तो ऐसी बदतमीजी भी बार बार ये काटते रहते हैं। तो कुछ और इशू है जिनके बारे में आप लोग लिख सकते हैं। ट्रंको वाले जो अभी ऑयल फील्ड वाला केस था वो श्रीलंका में इंडिया ने बोला उसको डेवलप किया जाएगा, तो मैंने आप लोगों से बोले थे यहाँ पर, तो उसको भी आप लोग याद रख सकते हैं। क्यों? रीजन क्या है, क्योंकि वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अंग्रेजों के टाइम, अंग्रेजों के द्वारा यूज किया गया था यहाँ पर कई बार वो, ठीक है। तो वो एक स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व हो गया यहाँ पर, मतलब अपना ऑयल रख सकते हैं। कल को चलकर नेवी यहाँ पर इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाना चाहती है, तो फ्यूल वगैरह अगर चाहिएगा तो आसानी से वहां पर उसको यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो ये भी इंडिया और श्रीलंका के बीच में भी एक एग्रीमेंट साइन हुआ था पहले। हालांकि बहुत लंबे समय से हम लोग बोल रहे थे श्रीलंका को कि हमको ये फैसिलिटी दे दो, पर लेकिन वो देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे इश्यूज कई बार देखने को मिलते हैं, पर लेकिन अब जो है खस्तालत आ रही है, उसको समझ में आ रहा है कौन सही है और कौन गलत है।
इंसान को थोड़े दिनों के लिए छोड़ दो, ठीक है, उसको समझ में अपना आप आ जाएगा कौन तेरा दोस्त है कौन तेरा दुश्मन है। फिर वो बदतमीजी जो काट रहा है वो बदतमीजी काटना बंद कर देगा तुरंत ही, ठीक है। जब तक उसको दिखता रहता है ना कि सारी चीजें सब चीजें सही चल रही हैं, तो उसको लगता है क्या दिक्कत ही क्या है, तो बदतमीजी काटना स्टार्ट कर देता है। कुछ दिनों के लिए छोड़ो तो उसको समझ में आ जाता है कि हाँ यार यही सही इंसान था। क्योंकि कई बार क्या होता है, इंसान जो है उसकी चीजें जो है इग्नोर करते रहता है, तो आप लोगों को समझना पड़ेगा ये चीजें भी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल मैंने कवर करा दिया। इंडिया और श्रीलंका के रिलेशन के बारे में कुछ लिखने के लिए भी आ जाए तो भी आप लोग यहाँ पर अब लिख सकते हैं, और प्रेजेंट टाइम पर क्या बातें हैं वो सारी बताई दी। तो फीडबैक जरूर दिया करो आप लोग, हम सब देकर बता सकते हैं कि कैसा आप लोग को लगा ये आर्टिकल, वरना डिसलाइक कर बता सकते हैं। और इसी के साथ में कुछ इशू हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी कहानी मैंने आप लोगों को बता दी इंडिया और श्रीलंका के बारे में। मुझे नहीं लगता कि अब कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। इंडिया और श्रीलंका के बारे में भी कुछ लिखने के लिए भी आ जाता है तो आप लोग यहाँ पर कंप्लीट आंसर दे सकते हैं, है कि नहीं। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा जरूर, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं पाकिस्तान के बारे में। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, याद रखना। क्वेश्चन बन जाए तो कौन कौन सा एरिया टच करता है, तो गुजरात को टच करता है, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे नंबर पर पंजाब, चौथे नंबर पर अब याद रखिएगा 2 एरिया यहाँ पर हो गए, एक हो गया जम्मू और दूसरा हो गया लद्दाख। तो इस तरीके से आप लोग देखिएगा, तो 2 यूनियन टेरिटरी को टच करता है और 3 राज्य को टच करता है, तो टोटल 5 एरिया को यहाँ पर टच करते हैं। एक और इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बॉर्डर किस राज्य के साथ में टच करता है, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये हो गया किसका, राजस्थान का। ये भी आप लोग याद रखिएगा। इंक्रीजिंग या आप लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना कौन सा सबसे ज्यादा टच करता है। और बांग्लादेश के बारे में भी आप लोग बताएगा, हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा बांग्लादेश को कौन सा राज्य टच करता है, तो ये आप लोग को बताना है, ठीक है। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है यार, क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं। अभी कंडीशन क्या हो चुकी है यहाँ पर, पाकिस्तान की जो आर्मी है उसने अपनी बैसाखी जो है इमरान खान से छीन ली है। इसके चलते इमरान खान को 25 मार्च को बोला गया कि आप लोगों को नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ेगा। अब अगर यहाँ पर ये नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करते हैं तो इसका मतलब ये है कि इनकी पार्लियामेंट में जाकर उनको वोटिंग करनी पड़ेगी, और वहां पर ये देखने को मिलेगा कितने उनकी जो बेसिकली सपोर्ट कर रहे हैं, जितने इनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं वो कितने सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पर बेसिकली इसको बोलते हैं यहाँ पर मेंबर ऑफ द नेशनल असेंबली, MNS। तो MNA बोला जा रहा है बेसिकली यहाँ पर MNAS, ठीक है। तो यानी कि इसको बोलते हैं यहाँ पर क्या, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली, जो को आप लोग MNA बोल। तो यहाँ पर टोटल इनको अगर गवर्नमेंट बनाकर रखनी है, बचाकर रखनी है, तो 172 होने चाहिए। 172 अगर यहाँ पर सपोर्ट कर पाते हैं तो सही रहेगा। पर यह है कि अभी यहाँ पर इनके 12 खुद की पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर जो है उन्होंने इनको सपोर्ट करने से मना कर दिया है। माना यह जा रहा है कि 25 तारीख को इमरान खान की गवर्नमेंट गिर जाएगी और पाकिस्तान के अंदर में नई पॉलिटिकल पार्टी यहाँ पर आएगी, जिसमें हो सकता है यहाँ पर शहबाज शरीफ जो यहाँ पर हो सकता है प्राइम मिनिस्टर बनते हुए आप लोगों को नजर आए, या हो सकता है इनमें से कोई गठबंधन में से कोई और निकलकर, पर अभी यही सामने चेहरा निकलकर यहाँ पर आ रहा है। तो अब देखते हैं क्या कंडीशन होगी। अगर यहाँ पर ये चीजें होंगी तो देखने को मिलेगी। इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया को बोल रहे थे कि इंडिया अच्छा है, अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी रखता है, ठीक है। तो सारी बातें अभी आप लोगों ने सुनी थी, तो इसलिए यहाँ पर ये चहचा कर इतनी सारी बातें बोल रहे थे इंडिया के बारे में। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोग याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं कई बार, कंफ्यूजन आप लोग के माइंड में नहीं होगा, तो अच्छे से आप लोग चीजों को समझ पाओगे। ये है बेसिक बातें, ठीक है। आगे चलते हैं। जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो बात करेगा आप लोगों से रिजर्वेशन के बारे में। ये काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही ज्यादा न्यूज में चीजें रह चुकी है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करूंगा, बहुत सारे पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेंगे। रिजर्वेशन के बारे में अगर बात करूं, हमारे देश में 10% रिजर्वेशन अभी रिसेंटली दिया गया इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट मुद्दा यह है कि हमारे देश में जब भी आप लोगों को रिजर्वेशन के बारे में कोई बात करें तो रिजर्वेशन जो है नॉर्मली जो अभी यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया जा रहा है उस तरीके से हमारी कंट्री में रिजर्वेशन पहले बोला ही नहीं गया था, यानी कि ऐसे रिजर्वेशन देने के लिए मना किया गया था जिस तरीके से अभी रिजर्वेशन दिया जा रहा है। अभी रिजर्वेशन क्या किया जा रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है। इकोनॉमिकली यानी कि अगर कोई इकोनॉमी की यानी कि गरीबी की रेखा के नीचे अगर घूम रहा है उसको रिजर्वेशन देना है। तो बोला गया, इसके लिए क्राइटेरिया रखा गया कि अगर उसकी ईयरली जो इनकम है वो 8 लाख के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगी तो उसको यहाँ पर ये रिजर्वेशन दिया जाएगा। अब जो राइटर है यहाँ पर वो बड़ी ही सदमे में आ गए इसको लेकर। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा ये बोला गया कि जो 8 लाख का क्राइटेरिया आप लोगों ने रखा है ना, यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर सर्वे के हिसाब से आप लोग बात करोगे, यानी कि जो सर्वे निकाला जाए उसके हिसाब से अगर आप लोग बात करते हो, तो नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा ये बोला गया 2011-12 के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं कि 99% लोग जो हैं वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे। यानी कि हमारे देश में 99% लोग जो ऐसे हैं वो 8 लाख साल के कमाते ही नहीं है। तो इससे एक अंदाजा आप लोग लगाइए कि उन सबको रिजर्वेशन यहां पर मिल गया, ठीक है। तो ये तो सीधी सीधी ये बोला जा रहा है कि वोट बैंक की नीति यहां पर खेली गई है, ऐसा बोलने की कोशिश की जा रही है। अगर इसके हिसाब से भी आप लोग नहीं चलते हैं, इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट सर्वे के हिसाब से बात करें, उसके हिसाब से भी 98% लोग जो ऐसे हैं वो इस रिजर्वेशन की कैटेगरी में आ जाएंगे, जो कि बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। यानी कि रिजर्वेशन होता है, किस लिए लाया गया था रिजर्वेशन? जब 1950 के 52 के हेरफेर में आप लोग बात करोगे तो इसको इसलिए लाया गया था ताकि एक ऐसा सेक्शन जिसको हम लोग पीछे छोड़ चुके हैं उसको रिजर्वेशन देना है। और ये बोला गया था कि इनको रिजर्वेशन जो है
वो 10 साल के लिए दिया जाएगा। पर लेकिन रियलिटी में ऐसा देखने को मिला नहीं। अब ये एक पॉलिटिकल टूल बन चुका है और इसको बार बार घुमा घुमा कर यूज किया जा रहा है, घुमा घुमा कर पटका जा रहा है और इससे पॉलिटिकल पार्टी जो है अपना फायदा उठा रही है। रिजर्वेशन को कम करना तो दूर की बात है, इसको जितना ज्यादा बढ़ा सके उतना ज्यादा बढ़ाया जा रहा है। जबकि बोला भी गया था इंदिरा साहनी केस के द्वारा कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हमारी कंट्री में एसटी को दिया जाता है 7.5% रिजर्वेशन, एससी को दिया जाता है 15%, ओबीसी को दिया जाता है 27% और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को दिया गया अभी 10%। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को जो 10% रिजर्वेशन दिया गया, इसके ऊपर हाउल्ला चल रहा है क्योंकि आर्टिकल 15 और 16 के अंदर चेंज किया गया। 103वां ये संविधान में संशोधन किया गया, याद रखिएगा 2019 में, इसके बेस पर रिजर्वेशन मिला। तो यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएगा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया, 103वां कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट किया गया। अकॉर्डिंग टू प्रोविजन अगर बात करें 10% रिजर्वेशन ये इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए यहां पर दिया गया है। तो यहां पर ये आर्टिकल 145 कॉन्स्टिट्यूशन जो है एटलीस्ट 5 जज की बेंच जो है इस केस को सुनेगी अगर कोई ऐसा मैटर आता है जो कि संविधान से रिलेटेड है, ये याद रखिएगा यहां पर। और इसी के साथ में प्रेसिडेंट के साथ भी डिस्कस किया जाएगा आर्टिकल 143 के तहत। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट और प्रेसिडेंट जब आपस में बातें करते हैं, एक दूसरे को आई लव यू बोलते हैं, तो यहां पर ये आर्टिकल यूज करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है उसमें 5 जज होने चाहिए यहां पर, और ये जो बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई जाती है आर्टिकल 145 का यूज करके। तो अभी यहां पर जो ये केस सुना जाएगा वो यहां पर इसी को लेकर सुना जाएगा क्या 10% का जो रिजर्वेशन आप लोगों ने दिया है ये 10% का रिजर्वेशन सही है या फिर सही यहां पर नहीं है। क्योंकि इसमें जो क्राइटेरिया रखा गया 8 लाख का, वो 8 लाख का क्राइटेरिया यहां पर एक तरीके से एक इंसान है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था जो कि बिहार में रहता है, उसके लिए 8 लाख बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर गोवा में रहने वाले इंसान के लिए 8 लाख बड़ी चीज नहीं है। तो उसको लेकर कई सारी बातें यहां पर बोली गई थी, तो उसके चलते यहां पर कंडीशन जो है वो खस्ता हो रही है। 1950 में बोला गया था 10 साल के लिए रिजर्वेशन रखना है, पर लेकिन मैं अभी आर्टिकल आप लोगों से 2022 में डिस्कस कर रहा हूं जब आजादी की 75वीं साल हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो पॉलिटिकल एक मुद्दा बना लिया गया, इसको बार बार रिजर्वेशन को बढ़ाया जा रहा है, 50% से ऊपर बढ़ा दिया, कई सारे लोग तो और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जबकि इंदिरा साहनी केस ने यहां पर 1992 में ये बोला था कि यहां पर इससे ज्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, पर लेकिन किसी ने इसको सुना नहीं, वो सारी चीजें भी यहां पर साइड में रख दी गई और रिजर्वेशन को और ज्यादा हम लोग बढ़ाते हुए जा रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कत देखने को मिलेगी। अभी यहां पर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, ये वाला पॉइंट आप लोग देखें, यहां पर ये बोला गया कि रिजर्वेशन ना जिंदगी में इंसान को अगर देना भी है तो एक बार मिलना चाहिए। मतलब मान लीजिए किसी इंसान को आप लोगों ने रिजर्वेशन दिया एजुकेशन के अंदर में, तो सही है उसको एक बार रिजर्वेशन मिल गया ना, उसको एजुकेशन के अंदर में यानी कि पढ़ना था उसको रिजर्वेशन मिल गया, सही है, उसको फायदा हो गया उसका। अब ये थोड़ा ना कि उसको जॉब के अंदर भी रिजर्वेशन दोगे आप लोग उसको, फिर प्रमोशन के अंदर भी रिजर्वेशन दोगे आप लोग उसको, तो आप लोग उसको बैसाखी पकड़ा दे रहे हो, वो कभी अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से काम करेगा ही नहीं, उसको पता है रिजर्वेशन का फायदा मिलता रहेगा और तो आगे बढ़ता रहेगा। तो ये यहां पर राइटर सजेस्ट कर रहे हैं, आप लोग ही क्या रहे अगर आप लोगों से पूछूं यस या फिर नो, रिजर्वेशन एक बार मिलना चाहिए कि हाँ पढ़ाई में दे दो या फिर जॉब में दे दो, एक मौका दो उनको, या फिर प्रमोशन में ले लो, जिसको भी रिजर्वेशन चाहिए। तो ये कैसा लगा आप लोग क्राइटेरिया? मुझे थोड़ा सा बेटर लगा, क्योंकि इससे इंसान जो है देखिए वो अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाएगा, बैसाखी का सहारा नहीं लेगा, उसको पता है कि अब तुझे खुद से मेहनत करनी है। तो ऐसे आप लोग यहां पर समझ सकते हैं, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का बन जाएगा जीएस पेपर 2 के अंदर भी, जब रिजर्वेशन के बारे में आप लोग बात करें। तो रिजर्वेशन को जो पॉलिटिकल पार्टी है वो यहां पर एक तरीके से यूज कर रही है लोगों को एक तरीके से इस तरीके से यूज करने के लिए, तो ये देखने को मिलेगा। तो यहां पर एक पॉलिटिकल अपना फायदा उठाते हैं, तो लोगों को जो इंपावर करने की बात होती है वो देखने को नहीं मिलेगी, पॉलिटिकल गेन ज्यादा हो गया है। यहां पर भी आप लोग देखते हैं एक आरक्षण मूवी बनाई गई जो पर्सनली मुझे काफी अच्छी लगी थी। रिजर्वेशन देना चाहिए, ऐसा नहीं कि रिजर्वेशन गलत है, पर लेकिन रियलिटी जब यहां पर चेक की जाती है ग्राउंड लेवल पर जाकर, उन लोगों को रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है जिन लोगों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए, वो लोग रिजर्वेशन का फायदा उठा रहे हैं जिनको यहां पर रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठाना चाहिए। ठीक है, तो ये बातें जैसे अब यहां पर मैंने पहले भी आप लोगों को उदाहरण दिया था और कई बार यहां पर बातें आ चुकी हैं, दोनों माँ बाप जो हैं वो एक अच्छी पोजीशन पर हैं और यहां पर दोनों सिस्टर्स जो हैं वो रिजर्वेशन यहां पर ले रही हैं। एक इसी तरीके से कोई रिक्शे वाले का बच्चा होगा, ठीक है, तो उसको पोस्ट मिलनी चाहिए, वो रिजर्वेशन का फायदा नहीं उठा पा रहा है। ठीक है, मैं यहां पर क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, मैं आप लोगों को जस्ट एक बातें बता रहा हूं जो कि काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म में हुई, मैं आप लोगों को तो बस उदाहरण दे रहा हूं। मुद्दा क्या होना चाहिए, एक होता है इक्वलिटी, एक होता है इक्विटी और एक होता है यहां पर लिबरेशन। अगर यहां पर रिजर्वेशन के बारे में बात करें, इक्वलिटी में दिया जाए कि इसको भी रिजर्वेशन दे दो, ये यहां पर अमीर खानदान का बेटा है इसको भी रिजर्वेशन दे दो और इसको भी रिजर्वेशन दे दो, तो ये तो मान लीजिए टीना डाबी वाली कैटेगरी में आ गया। ठीक है, ये कोई रिक्शे वाले का बच्चा है, रिजर्वेशन सबको दे दिया इक्वलिटी में, फायदा कुछ नहीं है। तो रिजर्वेशन अगर देना भी है तो वो इक्विटी में देना है, यानी कि जिसको ज्यादा जरूरत है उसको दो और जिसको नहीं जरूरत है उसका छीन लो। और अगर यहां पर आप लोग ये बाड़ी हटा दो रिजर्वेशन की, उनकी कैपेबिलिटी इतनी डेवलप कर दो कि यहां पर आराम से चीजें चल सके, तो कैसा रहेगा। तो ये ज्यादा फोकस देने की बात की जाती है।
पर लेकिन रियलिटी में सारी चीजें यहाँ पर इंप्लीमेंट नहीं हो पाती है। तो ये मुद्दा यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई कि आज के डेट में एजुकेशन के ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ रहा है और लोगों की जो मेंटेलिटी ऑफ यहाँ पर देखने को मिलेगी वो भी ढंग से डेवलप हो पा रही है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है रिजर्वेशन चल रहा है, रिजर्वेशन के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं। अभी यहाँ पर जो राइटर है वो ये बोल रहे हैं कि एक एनालिसिस किया गया जिसमें देखा गया कि अगर मान लीजिए आप लोग को सोच कर चलिए, आप लोग खुद एक बार यहाँ पर देखिए, आप लोग जो मैं बातें बताने जा रहा हूँ आप लोग उससे कितना सहमत है, आप लोग उसको बेसिकली डिसएग्री कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि सहमति होना है, पर बताइएगा जरूर। जैसे आज की डेट में एक पर्टिकुलर पर्सन है, उसको मान लीजिए 4 अटेम्प्ट देने हैं, ठीक है, वो जनरल कैटेगरी में आता है। एक पर्टिकुलर पर्सन है जिसको 6 अटेम्प्ट मिल रहे हैं, वो जनरल कैटेगरी में ओबीसी में आ रहा है। एक कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ये फैक्ट नहीं, मैं अलग वैसे ही बता रहा हूं आप लोगों को डेटा, वैसे यहाँ पर जनरल कैटेगरी में 6 है और यहाँ पर 9 है अगर यूपीएससी की बात करें तो। बाकी कोई और है मान लीजिए उसको अनलिमिटेड अटेम्प्ट मिल रहे हैं। अब यहाँ पर कौन सा सबसे पहले एग्जाम निकालेगा? जिसको पता है तेरे पास में 6 या फिर 4 अटेम्प्ट है, दूसरे वाला थोड़ा सा और रिलेक्टेंट हो जाएगा, तीसरे वाला और रिलेक्टेंट हो जाएगा। तो राइटर ये बोले कि जो यंग जनरेशन होती है, कि यंग जो खून होता है, जो इंसान का एक सही डायरेक्शन में काम करने का, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं पीछे छूट जा रहा है। तो वो उस लेवल पर काम नहीं कर पा रहा है जितनी इफिशिएंसी के साथ में वो काम कर सकता था। तो आप लोग उसकी इफिशिएंसी भी यहाँ पर डाउन कर रहे हैं। एक यंग जो एक माइंड है, उसकी जो जिंदगी है वो यहाँ पर इन चीजों में जूझ रही है, वो भी दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलेगी। आप लोग कितने सहमत है इससे, ये आप लोग बताइए। ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर बेसिकली इन सब बातों के ऊपर खेल रहा है यहाँ पर। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को किस तरीके से यहाँ पर लेकर चलना है वो आने वाले टाइम में अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर इसके बारे में सारी बातें घुमा घुमा कर बताई जा रही है कि किस तरीके से कंडीशन यहाँ पर चल रही है, ठीक है। तो आप लोग बताइए, आप लोग किस तरीके से इसको देख रहे हो, ये सही है या फिर गलत है? जो बोला अभी यहाँ पर वो वाला क्राइटेरिया को आप लोग कैसे देख रहे हो? रिजर्वेशन के बारे में जब आप लोग बात करते हैं तो कितना इसको होना चाहिए, क्योंकि कई सारे क्राइटेरिया यहाँ पर रखे गए रिजर्वेशन को लेकर कि यहाँ पर ऐसे ऐसे आप लोगों को देना चाहिए रिजर्वेशन। तो यहाँ पर ये सारी चीजों में आप लोग कितनी चीजों को आप लोग सपोर्ट करोगे, ठीक है। क्वेश्चन दूंगा, आंसर राइटिंग का जरूर करिएगा। वीर तालियान वाले जो बेसिकली ऑफिशियल आंसर राइटिंग वाला ग्रुप है, वहां पर डेली 2 क्वेश्चन पोस्ट करता हूं, उनको आप लोग को जरूर अटेम्प्ट करना है, ठीक है। तो कोई भी डाउट आप लोग के माइंड में हो तो उसको पूछ लिया करो। मतलब यही है यहाँ पर कि डाउट नहीं पूछोगे, अगर फिर भी डाउट लेकर जाओगे तो फिर यार लेक्चर देखने का मतलब ही क्या रह गया, ठीक है। तो इसलिए डाउट जरूर पूछा करो, माइंड में आप लोगों की क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है। आज का जो क्विज है यहाँ पर, ये भी आप लोग देख लीजिए। ये क्विज है माउंट एवरेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि K2 के बारे में बात की जा रही है, तो K2 में K का क्या मतलब होता है ये पूछा गया। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, इनको पढ़िएगा। टोटल 6 क्वेश्चन है, कल कई सारे बच्चों के द्वारा अच्छे आंसर दिए गए, ठीक है। तो आप लोगों के सारे आंसर यहाँ पर प्रोवाइड करा दिए हैं, ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन थे उनके आंसर सारे डिटेल में दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया, ठीक है। इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। और एक जो पूछा गया था आप लोगों से पिक्चर, वो मैंने पिक्चर दिखाई थी, वो किसकी पिक्चर थी? तो रमन मैग्सेसे अवार्ड उनको मिला था, तो वो थी यहाँ पर याद रखेगा चंडी प्रसाद की, जिनके द्वारा चिपको आंदोलन में काफी बड़ा पार्टिसिपेशन दिया गया था। तो आज की जो पिक्चर है ये है आप लोगों के सामने, पहचानो कौन। ये पिक्चर क्या दिखा रही है? ये पिक्चर जो थी 2019 में काफी ज्यादा वायरल हुई थी, नेटफ्लिक्स के ऊपर इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी बनी हुई है। ये पिक्चर क्या दिखा रही है? बर्फ में काफी लंबी चेन बनी हुई है, यहाँ पर काफी सारे लोग जो है वो चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये काफी ज्यादा वायरल पिक्चर है, न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ पर इसको फ्रंट पेज पर छापा गया था। तो ये आप लोगों को बताना है, किसी को पता है ये क्या है? टेंशन मत लेना, कल आंसर दूंगा तो कल बता दूंगा। ये क्विज है जिसके आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। ये एक्स्ट्रा चीजें हो जा रही हैं आप लोगों के लिए थोड़ी सी, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा और अच्छे लेवल पर अपनी पढ़ाई कर सकें। एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में पूछ लिया, माउंट एवरेस्ट के बारे में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, पीक के बारे में पूछ लिया गया यहाँ पर। तो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए होमवर्क टाइप में यहाँ पर ये हो जा रही है, तो अच्छा लग रहा है। इससे चलते आप लोग और अच्छे से अपनी पढ़ाई के साथ में कनेक्ट कर पाओगे। तो पर्सनली मुझे टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाला पेपर एक अच्छा पेपर लगा, जिसके चलते आप लोग एक अपनी अच्छी एजुकेशन को और अच्छे लेवल पर ले जा सकते हो, ठीक है। तो ये बातें आप लोग यहाँ पर समझ सकते हो। तो ये था पूरा यहाँ पर आर्टिकल, जो कि आप लोग के माइंड में कंप्लीट क्लैरिटी लेकर चलना चाहिए। कोई भी डाउट हो तो बताइएगा जरूर। न्यूज एनालिसिस में ऑलरेडी मैंने आप लोगों के पॉइंट्स कवर करा दिए हैं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला आर्टिकल देखा था, काफी डिटेल में मैं आप लोगों को कवर करा चुका हूँ। सारी बातें एक एक कर मैंने आप लोगों को बता दी, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एक और आर्टिकल मैंने कवर करा दिया पद्म अवार्ड के बारे में, जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है, ठीक है। कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। चाइना के बारे में, चाइना का एक प्लेन था जो क्रैश हो गया, जिसमें यहाँ पर 132 के करीब लोगों की जो है वो जान चली गई। ये था बोइंग 737 फ्लाइट। तो बोइंग 737 फ्लाइट जो है ये यहाँ पर अभी यहाँ पर चाइना की जो है वो क्रैश हो गई। तो इसके चलते काफी ज्यादा यहाँ पर ये न्यूज में बातें आ गई। याद रखिएगा हमारे देश के अंदर भी 737 जो है ये बोइंग यूज किया था काफी लार्ज स्केल पर। तो 64 के करीब सच एयरक्राफ्ट हमारे देश में, तो उनको भी सर्विलांस पे रख दिया गया है। ये किस कंट्री का है यहाँ पर? ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बोइंग कंपनी जो है वो मैन्युफैक्चर करती है। 1967 से यहाँ पर ये चीजें चली हुई आ रही है, लगभग 54 साल पुरानी चीजें हैं, ठीक है। याद रखिएगा इंट्रोड्यूस जो किया गया था यहाँ पर
ये प्रॉपर में यहाँ पर इन फर्स्ट फ्लाइट थी 1967 में, वैसे 1968 यानी कि 1968 में इंट्रोड्यूस किया गया था। तो ये कई सारी ऐसी इश्यूज देखने को मिलते हैं। अभी चेक करेंगे क्या क्या इशू यहाँ पर निकल कर आए। तो हमारे देश के अंदर भी इनको सर्विलेंस पर रख दिया गया है। तो कौन सी कंट्री की कंपनी है, कम से कम ये बेसिक कुछ चीजें हैं जो कि आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। अभी इंडिया और यूएसए के जो है जो ऑफिशियल वो डिस्कस करेंगे 2+2 पार्टिसिपेशन। 2+2 में याद रखेगा इंडिया और यूएसए के बीच में यहाँ पर ये पार्टिसिपेशन होता है। अच्छा ये बताइए और किस कंट्री के साथ में हम लोग 2+2 करते हैं? मैं बता देता हूं, जापान के साथ में करते हैं, किसी और के साथ में भी करते हैं, बताइए। 2+2 में क्या होता है, हमारी कंट्री के जो यहाँ पर 2 मिनिस्टर रहेंगे और इसी के साथ में दूसरी कंट्री के 2 मिनिस्टर रहेंगे, मिलकर आपस में यहाँ पर बातें करेंगे। वो 2 मिनिस्ट्री कौन सी है? एक तो आप लोगों को पता है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है, ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, बेसिकली एक बेसिक सी चीज है, कई बार आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लेता है। अब दूसरी मिनिस्ट्री कौन है वो आप लोग बताइए, ठीक है, देखता हूँ कौन कौन से आंसर देता है। ये दोनों मिनिस्ट्री जो है ये मिलकर काम करेंगी, जिसके बेस पर यहाँ पर जो भी सोल्यूशन निकल कर आएगा उसको फिर देखा जाएगा। एक तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, दूसरी मिनिस्ट्री बतानी है आप लोगों को। छोटी छोटी चीजें यार, ये भी आप लोगों से क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, अगर आप लोग पेपर उठाकर देखोगे तो, इसलिए यहाँ पर इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ताकि यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो आप लोग के एग्जाम में न छुड़े। तो क्वाड की मीटिंग में अभी देखा गया, तो यहाँ पर देखते हैं अभी क्या बातें निकल कर आती हैं। तो ये है, अभी बात की जा रही है कि यहाँ पर ये मीटिंग होगी, तो उसी के बेस पर हम लोग आगे फिर चीजें देखेंगे, ठीक है। तो बातें करते हैं बाद में इसके बारे में, जो भी बातें होंगी, तो कुछ भी पॉइंट छूटेगा नहीं, जैसे आगे और न्यूज में आएगा तो फिर देख लेंगे। रशिया से बोला गया ओनली 1% के करीब हम लोग लेस ऑयल इंपोर्ट करते हैं। यहाँ पर ऑयल टैंकर के बारे में बात की जा रही है, कितना कितना कहां से इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, नाइजीरिया, यूएसए, यहाँ से ज्यादा हम लोग बेसिकली खरीदते हैं। न्यू पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई जा रही है, लगभग 44% कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये बात बोली जा रही है, तो जल्दी यहाँ पर चीजें आप लोगों को कंप्लीट होती नजर आएगी। पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग है उसका जो टोटल एरिया है अगर बात करूं यहाँ पर, तो ये लगभग 64,500 स्क्वायर मीटर आप लोगों को देखने को मिलेगा। लोकसभा, राज्यसभा और सेंट्रल लॉज यहाँ पर बनाया जा रहा है। यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन सकता है। लोकसभा में यहाँ पर मोर लगाया जा रहा है, नेशनल बोर्ड। राज्यसभा के अंदर लोटस, नेशनल फ्लोर लगाया जा ररहा है, यानी कि फूल। और सेंट्रल लॉज के अंदर में बनियान यानी कि नेशनल ट्री लगाया जा रहा है। तो ये देखने को मिलेगा बरगद का पेड़, ठीक है, एज ए सिंबल के तौर पर। यहाँ पर 888 के करीब सीट लोकसभा में बढ़ाई जा रही है और 384 के करीब राज्यसभा में। टोटल जो प्रोजेक्ट है ये बोला गया था कि 971 करोड़ का है। यहाँ पर टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड जो है इसको बना रही है, और जो डिजाइन किया जाए यहाँ पर ये HCP डिजाइन प्लानिंग के द्वारा यहाँ पर ये डिजाइन किया गया, ठीक है। इसके बारे में याद रखिएगा। वैसे स्ट्रक्चर जो था वो किसके द्वारा तैयार किया गया, इनके बारे में मैंने डिस्कस किया था आप लोग से। नेशनल एम्बलम जो है वो आप लोग को देखने को मिलेगा नई बिल्डिंग के क्राउन के तौर पर, ठीक है। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ये पूरा है यहाँ पर पुरानी संसद के आगे यहाँ पर ये नई संसद बनाई जा रही है। इस तरीके से यहाँ पर नई संसद में कई सारी चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो ये पुरानी चीजें भी हैं और नई है यहाँ पर, तो ये आप लोगों को नजर आएगा। पुरानी के बारे में कुछ याद रखिएगा जो कि क्वेश्चन बन सकता है। सेंट्रल विस्ता इसको बोला जाता है, जिसमें क्या क्या आता है, इसमें आप लोगों को राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट हाउस, नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक, इंडिया गेट और इंडियन जो नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया, ये आप लोग को देखने को मिलेगा। 1911 में जब किंग जॉर्ज 5 जो थे वो यहाँ पर दिल्ली दरबार लगाया गया, तो कोलकाता से दिल्ली कैपिटल ट्रांसफर की गई और तब से हमारे देश की कैपिटल जो है वो यहाँ पर दिल्ली है। दिल्ली दरबार जो है यहाँ पर एक तरीके से राजा को सब एक तरीके दिखाने के लिए, यहाँ राजा का शाही कार दिखाने के लिए, तो किंग जॉर्ज 5 का राज तिलक यहाँ पर किया गया था। एडविन जो यहाँ बेसिकली एडविन लुटियन और हार्बर बेकर के द्वारा इसको बनाया गया। हार्बर बेकर के द्वारा पेरिटोरिया साउथ अफ्रीका की जो बिल्डिंग है वो भी बनाई गई, और पार्लियामेंट लुटियन और बेकर के द्वारा, राष्ट्रपति भवन लुटियन और सेक्रेटरी हाउस बेकर के द्वारा बनाया गया। तो ये बातें हैं। यूक्रेन ने यहाँ पर जो बेसिकली मैरूपोल है उसको सरेंडर करने से मना कर दिया, तो लड़ाई अभी और चलने वाली है। और रशिया ने यहाँ पर जापान के साथ में पीस टॉक करने से मना कर दिया। तो देखते हैं क्या कंडीशन बनती है। चाइना हेल्प करने के लिए आगे आ रहा है, बेसिकली श्रीलंका की देखते हैं कितनी हेल्प करता है, लूटता है। और ये चचा साहब जो है ये बोल रहे हैं कि वर्ल्ड को क्लाइमेट के ऊपर बात करनी चाहिए। मतलब तुम्हारी कोई ना सुनेगा भाई, तुम्हारी तो कोई नहीं सुन रहा है किसी भी एरिया में, तुम क्यों फालतू में बोल रहे हो। यहाँ पर एक तरीके से कोई मान ही नहीं रहा है इंसान की बातें। ये आज का सुडोकू है जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, और लेक्चर कैसा लगा उसके बारे में आप लोग जरूर बताएगा। बाकी जो कल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर जो है वो शानदार तरीके से यहाँ पर भगत सिंह के द्वारा दिए गए, तो काफी डिटेल में आंसर यहाँ पर दिए गए जो कि मैंने पूछे थे। ये देख सकते हैं यहाँ पर एक एक बात इनके द्वारा बताई गई है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आज के जो क्वेश्चन थे उनके आंसर मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ ताकि आप लोग के माइंड में कोई भी डाउट न रहे। यहाँ पर ये पे इसके बारे में बात की थी, सिंगापुर की कंपनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। डिटेल में मैंने डिस्कस किया था आप लोगों से, कोई कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर इसके बारे में अगर बात करें तो इसका आंसर ए देखने को मिलेगा। अरेबियन सी साइड वाली आप लोग यहाँ पर बातें बोल सकते हैं, यानी कि ये केरला की साइड में आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगा अस्थामुड़ी, जिसके बारे में डिस्कस के मैंने किया था लेक के बारे में, ठीक है। 38 पैरेलल, इसका आंसर आप लोगों को डी देखने को मिलेगा। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाए, तो कंफ्यूजन आप लोगों को इसके बारे में नहीं होना चाहिए। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। मैं आशा करता हूँ आप लोगों ने इसको अच्छे से एंजॉय किया होगा। अरे हाँ, एक और बात कल भी रह गई थी, ठीक है।
ये 5 वोकेबलरी आप लोग की टर्न अराउंड मतलब कि मुड़ो एक तरीके से बिडर इनके बोली लगाना, रिटेन इनके बनाए रखना, एक्वाइजेशन अधिग्रहण करना और सिनर्जी इनके सहयोग बनाए रखना। 5 शब्द है लो वोकेबलरी के जो आप लोग की इंग्लिश को इंप्रूव करेंगे। तो आज का लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर मिलता हूं, तब तक अपना ध्यान रखिए। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।